राम मंदिर बना तो इस पे कहीं मुस्लिम समाज की तरफ से कोई रिएक्शन आया? कहीं नहीं, क्योंकि मुसलमानों के लिए न ये मक्का है, न मदीना है, न बैतुल मुक़द्दस है। हमारे लिए 3 मस्जिद ऐसी है जिसके लिए हर मुसलमान अपनी जान देने की बात कर सकता है। मैं एक जगह गया, कोई नारा लगा रहा था बाबर के संतानों से बदला लेंगे। मैंने कुछ साल पहले मैंने उस माइक पकड़ा, मैंने कहा सुनो, मैं बाबर का संतान नहीं हूँ, बाबर मुग़ल था, अब मैं मुग़ल जाति से नहीं हूँ। पार्टी मुझे कहेगी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी इस बार लड़ाना है तो वहाँ से भी लड़ के जीत लेंगे। इस मुल्क पर जितना हक हिंदू का है उतना ही हक भारत के संविधान ने मुसलमान का दिया। मुसलमान का तो कुछ ज़्यादा भी दिया। जैसे मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी के लिए सोचते हैं, मैं भी वैसा ही सोचता था। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और अब की बार पलटी मारेंगे तो शायद वापस बीजेपी की तरफ आएंगे, आप फिर से मंत्री बन सकते हैं। 115 एमएलए का नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और 43 या 1-2 मिला लिया होगा तो 45 हो गए होंगे। उनका नेता मुख्यमंत्री है, फिर भी आज सवाल आपके यहाँ बना हुआ है कि वो क्या करेंगे। तो वो अब राम जी जाने वो क्या करेंगे। क्या लगता है आपको 2024 के लिए कि कितनी सीटें आएंगी? सीरियसली पूछ रहा हूँ और आप भी जवाब जो है सीरियस देते हैं। कोई कांग्रेसी भी हो तो उसको पकड़ के मंदिर में ले जाइए, ना भी जाना चाहे तो, और कसम खिलवाइए, वो भी कहेगा आएंगे तो मोदी ही, जीतेंगे तो मोदी ही। सीट का सवाल है। राम लहर का चुनावी फायदा बीजेपी को होगा 2024 के राजनीतिक चुनाव में? देखिए, हम लोगों ने तो शुरू से कहा कि हम राम मंदिर को चुनावी एजेंडा नहीं बनाते हैं, ना हमने बनाया है कभी। लेकिन हमारे विरोधी जो है, हमेशा मैनिफेस्टो में होता रहा है। मैनिफेस्टो तो एक चुनावी दस्तावेज है। नहीं, हम लोगों ने कहा कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। इतना तो हर बार कहना ही पड़ता है, और न कहें तो आप कहे आपने कहा क्यों नहीं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बिहार में समस्या ये है कि वहाँ वर्क कल्चर बदलना होगा, या वहाँ अभी भी बहुत सारी चीजें जिसके लिए जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है? लालटेन और उद्योग एक साथ नहीं चल सकते, अपराध उद्योग एक साथ नहीं चल सकते। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तभी उद्योग आएगा। भारत टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश और वियतनाम से पीछे है। तो सर, क्योंकि आप टेक्सटाइल मंत्री रहे तो इसके पीछे का कारण क्या है सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। कितना समय लग सकता है बिहार में कि जो बिहार के जो मजदूर हैं उनको जो काम है वो बिहार में यानी उनके ही राज्य में मिलना शुरू हो जाए? बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनी, कमल के फूल का मुख्यमंत्री हुआ, तो मैं गारंटी से आज जिम्मेदारी से कहता हूं 5 साल के अंदर एक भी बिहारी बाहर काम नहीं करेगा, सब अपनी सरजमी में लौटेगा, वहीं उद्योग लगेगा और हम लगा के उसको दिखाएंगे। जहां उमा जी भाषण करने नहीं जाती थी तो मैं अच्छा बोलता था तो मुझे भेजा जाता था उनकी जगह, मैं उनका स्टेपनी हो गया था। इंडिया में जो हिंदू समाज का वोट पोल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग रेट मेरा है। जितना पोल हुआ उसका 98% वोट मैंने लिया। मेरे जो बच्चे हैं अब उनकी शादी की उम्र हो रही है और वो अपनी मम्मी की प्रेम कहानी पापा के मुंह से सुनते हैं तो वो अपने दोस्तों में बड़े एम्बेरस होते हैं। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। लगातार आप जिन शख्सियतों से रूबरू होते हैं, मंच पर आपका रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है। आज हमारे जो मंचासीन अतिथि हैं वो ख़ास हैं, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से उनका बोलने का अंदाज़ है वो मुझे काफ़ी पसंद है और आपको भी खूब पसंद आता है। आज हमारे मंचासीन अतिथि हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन साहब। आपका खूब खूब स्वागत है। और मंच पर आप आए हैं तो हमारी एक परंपरा है, उसको थोड़ा सा शुरू करते हैं कि आप अपनी जर्नी के बारे में, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल जर्नी के बारे में, लाइफ जर्नी के बारे में एक परिचय हमें दें तो अच्छा रहे। मैं शाहनवाज हुसैन हूँ और मैं एक सूफ़ी सैयद घराने में बिहार में पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी सैयद नासिर हुसैन स्कूल में टीचर थे और बंटवारे के वक्त उनके माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत यंग एज में वो परिवार के बहुत से लोग देश छोड़कर गए थे। उन्होंने देश में रहना तय किया और मुश्किल से वो पढ़े लिखे टीचर हुए और बाद में वो सुपौल में टीचर हो गए। सुपौल में वो समस्तीपुर के रहने वाले थे। बुजुर्गद्वार एक गांव है जहां सैयद ताजुद्दीन मखदूम शाह साहब की मज़ार है।
मैं उन्हीं के ख़ानदान से हूँ। लेकिन पिताजी क्योंकि उनके बचपन में ही माता पिता नहीं थे, तो मुश्किल से उन्होंने अपने चाचा के घर रहकर पढ़ाई की, और जब वो टीचर हो गए तो उन्होंने हमारी परवरिश की। और मैं सुपौल में विलियम्स हाई स्कूल सुपौल से मैंने 10th किया। फिर मैं मुजफ्फ़रपुर इंटर करने गया। मुजफ्फ़रपुर के बाद वहाँ मैं जब इंटर में था तभी मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगा। तो मेरे मामा ने मेरी अम्मी को बुला के कहा कि इसके पिताजी तो टीचर हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में ख़ानदान में सबसे जो छोटी नौकरी थी वो मेरे पिताजी के पास थी। तो उन्होंने कहा ये टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ बन नहीं पाएगा, और लगता है वो भी नहीं बनेगा, तो इसको यहाँ से ले जाओ। तब मैं सुपौल गया, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। यहाँ पूसा से मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया। तभी मेरी मुलाकात एक मेरे साथी से हुई, उसने आरिफ बेग साहब से मुझे मिलाया। लेकिन जब मैं मुजफ्फ़रपुर में था तभी मैं जॉर्ज फर्नांडिस से बहुत प्रभावित था। और 84 में जब मुरारजी भाई आए थे तो मैं इंटर का लड़का होते हुए मंच संचालन किया था मैंने। फिर मैं पार्टी में बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं था, लेकिन मैं दिल्ली आया, आरिफ बेग साहब से मुलाकात हुई, और जैसे मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी के लिए सोचते हैं, मैं भी वैसा ही सोचता था। और मैं एक क्रिटिक के नाते आरिफ बेग को मिलने गया। मैंने कहा कि कैसा मुसलमान है जो बीजेपी में है, और कोई ज़मीर रखने वाला और आना वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है मुस्लिम। तो मैं जब उनसे मिलने गया तो उनको मैंने देखा कि वो नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, कलाम पाक की तिलावत कर रहे थे। मुझे लगा कि आजकल कुछ बीजेपी में मुस्लिम आए हैं ना जो भजन ही करते रहते हैं, तो वो वैसे नहीं थे। मैंने कहा ये तो बड़े धार्मिक आदमी हैं, मेरी राय तो बड़ी अलग थी उनके बारे में। तब उन्होंने मुझे कहा कि देखिए बीजेपी भविष्य की पार्टी है, और यही भारतीय जनता पार्टी है, और अटल बिहारी वाजपेयी इसके नेता हैं, यही सबको लेकर चलेंगे, सबका साथ इनको मिलेगा तो एक दिन हुकूमत में आएंगे। और क्योंकि वो अटल मोरारजी भाई की सरकार में मंत्री भी रहे, तो वो मेरे राजनीतिक गुरु हुए। उन्होंने मुझे पूरा तरबियत दिया, कैसे रहना, सुबह उठकर रोज़ शेप बनाना, ठीक से बोलना, बातचीत करना, कोई भी ऐसी बात नहीं करना जिससे किसी का दिल दुख जाए। वो मुझे बराबर कहते थे किसी की आह मत लेना, यानी अपना ईगो दिखा के उसको हर्ट नहीं करना। तो मुझे उन्होंने बहुत एक पिता की तरह ट्रेनिंग दिया, आरिफ बेग साहब ने। वो बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माइनॉरिटी मोर्चा के। उसके बाद मैं युवा मोर्चा में आया। जब जगत प्रकाश नड्डा जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने पहली बार मुझे अपनी टीम में रखा। तब मैं ऑफिस का काम पूरा देखता था, टाइम पे आता था, बस से आता था और केंद्रीय टर्मिनल उतरता था, वहाँ से अशोक रोड पैदल आता था, और ठीक 11 बजे ऑफिस में होता था। कोई भी कॉल आता था तो मैं मिल जाता था। फिर उमा भारती जी अध्यक्ष बनी। अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, वो फायर ब्रांड लीडर की इमेज थी। मुसलमानों के बारे में उनकी राय, जो परसेप्शन अलग था, और मुसलमानों की भी राय उनके बारे में अलग थी। तो जब वो मिली तो मुझे लगा ये तो मुझे निकाल बाहर करेगी, क्योंकि मैं पहले से राष्ट्रीय टीम में था। लेकिन उमा भारती जी से मिला, उन्होंने बहुत स्नेह दिया और बहुत प्यार दिया, सगी बहन से भी ज़्यादा उन्होंने माना। फिर मैंने कहा कि ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए, हम सिर्फ शो पीस के लिए शो बॉय की तरह बीजेपी में आ जाएं और कम्युनिटी ना हो। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो हमने कहा जगह जगह मुस्लिम समाज के लोगों को जमा करना चाहिए, यूथ को, और ये जो पुराने लोग हैं, जंग लगे हुए हैं, ये ठीक होने वाले नहीं हैं, नए लोगों पर काम करना चाहिए। तो हमने युवा मुस्लिम सम्मेलन किए जगह जगह। तब नीरज जी उस वक्त बीजेपी कवर करते थे, और मैंने एक बड़ा सम्मेलन किया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, बीच बीच में छोड़ रहा हूँ चीज़ों को। तो मैंने 4 दिसंबर 1997 को, मेरा ये मानना है कि हिंदू मुस्लिम एक जैसे दिखते हैं, एक साथ रहते हैं, सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। मुस्लिम समाज में भी कास्ट सिस्टम है, हिंदू समाज में भी कास्ट सिस्टम है।
सबके यहाँ शादी रिश्ते अलग अलग होते हैं, तो क्या किया जाए, जो मुस्लिम हिंदू में गैप कहाँ है। तो अयोध्या और ये सब तो चीज़ें थी, उसमें हमारे वश में नहीं था कि हम उसको हल कर सके। तो मैंने कहा हमारी आपकी थाली एक होनी चाहिए। मैं उमा जी के साथ जब वो सफ़र करती थी तो मैं युवा मोर्चा में भी यंगेस्ट था, तो कौन साथ जाएगा, तब एसी कूपा होता था, तो दीदी के साथ ऊपर के जो बर्थ पे मैं ही जाता था। तो एक बार आइसक्रीम खा रही थी, तो दोनों का आइसक्रीम रखा था, तो उन्होंने कहा ये तेरा है या मेरा है। मैंने कहा मेरा है, आप ही का होगा। तो उन्होंने कहा तू कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाता। मैंने कहा नहीं दीदी, क्योंकि मैं जहाँ सुपौल में हूँ, जहाँ पैदा हुआ, सुपौल में कोई भैंस का भी मांस नहीं बिकता है, न हमने कभी खाया है न हमने देखा है। तो मैंने उनको कहा आप कॉन्फिडेंस के साथ मेरे साथ खाइए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमारा खान पान भी एक होना चाहिए। इतना दीदी मानती हैं, यानी उनका मेरा रिश्ता, जो बहन तो बहन ही होती हैं, लेकिन वो बहुत ऊपर था। वो अपनी हर बात मुझसे करती थी, जो बात वो किसी को नहीं बताएंगी वो भी बात मुझे बताती थी, मुझे भी बताना रहता था उनको। वो इतना पूछती थी, मैं कहता बस अब सीमा हो गई, इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो ये रिश्ता था। तो मैंने उनको उस दिन मैंने कहा दीदी एक सम्मेलन करते हैं कि गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। ये मैंने शुरू किया और मैंने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में युवा मुस्लिम सम्मेलन की 28 जगह, और उसमें उसी दिन लोकसभा भंग हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी मुख्य अतिथि थे, अडवाणी जी थे, सिकंदर वक्त, उमा भारती, और संयोजक मैं था उस कार्यक्रम का। तालकटोरा में कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता था। प्रमोद महाजन जी जनरल सेक्रेटरी थे, बड़ा रुतबा था उनका, हम लोग बड़ा डरते रहते थे उनसे बात करने में। तो प्रमोद जी आए, उन्होंने पोस्टर लगा हुआ देखा। पहले पोस्टर ऐसा नहीं होता था, अब तो होर्डिंग लगता है, वो लिखा जाता था स्लेट पे और वो लगता था। तो लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी उद्घाटन करता, समापन करता अटल बिहारी वाजपेयी, अध्यक्षता उमा श्री भारती, अतिथि सिकंदर वक्त, संयोजक शाहनवाज हुसैन। तो एक तो मेरा नाम बड़ा था सैयद शाहनवाज हुसैन, उसने श्री भी लगा दिया था, तो मेरा बहुत बड़ा लग रहा था। तो प्रमोद जी को वो पोस्टर दिखा, बोले क्या कर रहे हो, इधर आओ। मैंने कहा मुस्लिम सम्मेलन हो रहा है। बोले तालकटोरा इंडोर स्टेडियम भरना छोटी बात है, कहाँ से मुसलमान आएंगे, चिड़ियाघर से लाओगे तुम, 4 मुसलमान दिखते नहीं ऑफिस में। मैंने कहा सर आ जाएंगे। फिर कृष्णपाल गुर्जर उस वक्त ट्रांसपोर्ट मंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने मदद की, 80 बसें मेरे लिए की, वहाँ से लोग आए, और पूरे देश से जो मेरे समर्थक थे वो आए। उमा जी ने लोगों को बुलाया। उसी दिन उस सम्मेलन में हमने गौवध पे पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया, और रज्जू भैया जी सरसंघ चालक जी थे, उनको जाके उमा जी हमें ले गई। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिस दिन ये सम्मेलन हो रहा था, मैंने उसका नाम शहीद अशफाकुल्लाह खान नगर रखा था उस कैंपस का, और एक द्वार मैंने शाहनवाज द्वार लिख दिया था। मैंने लिखने वाले को कहा था कि लिखना जनरल शाहनवाज द्वार, उसने समझा कि मैंने अपना नाम बोला है, तो उसने द्वार में लिख दिया शाहनवाज द्वार। अटल जी आए, अब हम लोग युवा मोर्चा में थे, अटल जी के सामने थोड़ी भाषण होता था, वो तो हम लोग पहले बोल लिए, फिर अटल जी आते थे तो बोलते थे। तो अटल जी आए तो मेरे जिम्मे मंच संचालन था। तो मंच संचालन जो लोग करते हैं वो कई बार नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं, मैंने भी उस दिन उठाया। मैंने अटल जी के सामने पूरी तकरीर कर दी कि अशफाकुल्लाह की तस्वीर नहीं मिलती, दाऊद इब्राहिम की तस्वीर मिल जाती है, जो अडवाणी जी के रथ से उतार कर मैं वो तस्वीर लाया हूँ, ऐसे लोगों को मानने की ज़रूरत है। तो अटल जी ने उमा जी के कान में कहा ये तो बड़ा अच्छा बोलता है, और लोकसभा उसी दिन भंग हो गई। तो उमा जी को कहा कि ये अगर इसको लड़ाओ, अगर ये जीतेगा तो बहुत की छुट्टी करेगा पार्लियामेंट में। तो मैं वो सम्मेलन के बाद बीजेपी ऑफिस आया, कुशाभाऊ ठाकरे थे, उन्होंने बहुत दुआएं दी, और उमा जी ने कहा शाहनवाज कहाँ से लड़ेगा। मैं बोले अटल जी कह रहे थे। मैंने कहा दीदी जहाँ सबसे मुश्किल सीट हो वहाँ लड़ाइए, सैयद शहाबुद्दीन वर्सेस सैयद शाहनवाज, किशनगंज। मैं जानता था कि
मैं कोई बड़ी सीट बोलूँगा तो ये लड़ाएंगे नहीं, तो मैंने सोचा लड़ना ही है तो कोई ऐसी सीट बोलो जहाँ कोई नहीं लड़ने वाला हो, जहाँ 70% मुस्लिम आबादी हो। तो किशनगंज बोल दिया और मैंने सोचा मजाक में पूछा। फिर उमा जी का फ़ोन आया, मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था, पीपी नंबर पे, और पीपी नंबर पे फ़ोन आया। उन्होंने कहा शाहनवाज तेरा टिकट हो गया। मैंने कहा दीदी कहाँ का, क्योंकि पहले मैं जहाँ उमा जी भाषण करने नहीं जाती थी तो मैं अच्छा बोलता था तो मुझे भेजा जाता था उनकी जगह, मैं उनका स्टेपनी हो गया था। तो मुझे लगा कि कहीं ये जा रही होंगी, कैंसिल हुआ होगा तो मेरा टिकट करा दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं लोकसभा का टिकट हो गया है। तो मैं दूसरे दिन गया, 502 नंबर, वहाँ से बस पकड़ी मालवीय नगर साकेत वाली, ऑफिस गया। जब टिकट मिला, लिस्ट आई, तो मैंने उस दिन ऑटो किया। मैंने कहा थोड़ा तो टिकट मिला है लोकसभा का, तो बस में नहीं जाना है, लिस्ट लेके मैं गया। फिर मैं लड़ने गया, वहाँ बहुत कम वोटों से किशनगंज में 98 का चुनाव में 6000 से लालू जी की बेईमानी से हारा। मतलब मेरा जो बूथ था, जो हिंदू डोमिनेटेड बूथ था, उसमें उन्होंने पानी डलवा दिया था, तो मेरा 6-7 हज़ार वोट ऐसे ही ख़राब हो गया। तो वो टेढ़ा गाछ ब्लॉक का बूथ था जहाँ हिंदू ज़्यादा थे। और मुझे 98 में मैं नहीं जीता, लेकिन 99 में मैंने मेहनत किया। मुझे कोई सीरियस 98 में ले ही नहीं रहा था। मैं जाता था तो लोग कहते कौन उम्मीदवार है। आज से मैं 26 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आप में से कई लोग होंगे जो 26 साल के नहीं होंगे। तो मैंने उस दिन सबको कहा कि मैं कुर्ता पैजामा पहनूंगा, तुम लोग पैंट शर्ट पहनो ताकि मैं नेता दिखूं बाज़ार में ऐसे हाथ जोड़ते हुए। तो मैं गया वहाँ, तो लोग समझ रहे अच्छा यही है। तो मैं जब ट्रेन में गया तो मेरा बॉडीगार्ड था फतेह बहादुर मिश्रा। उसने कहा सर तस्लीमुद्दीन इसी गाड़ी में है। तो वो तो ट्रेन थी। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं कूद जाऊं। तो मैं तस्लीमुद्दीन के पास गया। मैंने कहा चचा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहनवाज हुसैन है। तो उन्होंने कहा अरे आप शाहनवाज हुसैन हैं, अच्छा मैं अभी बाथरूम से आता हूँ। तो वो बाथरूम जा रहे थे, ये नहीं कि मेरा नाम सुन के कहा कि मैं बाथरूम जाता हूँ, लेकिन मैं भाषण में सही बोलता था, झूठ तो बोलना नहीं था। मैं कहा कि जैसे ही मैंने अपना नाम बोला वैसे उन्होंने कहा मैं बाथरूम से आता हूँ। तो लोगों ने वो किया और मैंने पूरा, उमा जी ने एक बात कहा था मुझे कि जो मन में हो वही बोलना। तो मैंने मन में बोला वहाँ, मैंने कहा गौवध पे प्रतिबंध लगना चाहिए, मैं जीतूंगा तो गुंडागर्दी ख़त्म करूंगा। लोगों ने यकीन किया। और मैं बिहार आपके न्यूज़ तक के प्लेटफॉर्म पे बताना चाहता हूँ, इंडिया में जो हिंदू समाज का वोट पोल होता है सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग रेट मेरा है। जितना पोल हुआ उसका 98% वोट मैंने लिया, क्योंकि तस्लीमुद्दीन को 2,30,000 वोट आए, इसराउल हक को 2 लाख वोट आए, मुन्ना मुश्ताक को 60,000 आए, मुझे 2,38,000 वोट आया। उसमें 5-7 हज़ार मुस्लिम वोट भी होगा, 10,000। लेकिन चाहे वो यादव थे या कुर्मी थे, सब ने हमको वोट दिया। उसको लगा ये चारों में यही नया लड़का है, ये जीतेगा। अब मैं जीत के आ गया। यहाँ दिल्ली में आया तो इकलौता मुस्लिम सांसद बना बीजेपी का, और कैलाशपति मिश्रा जी थे हमारे, बहुत मानते थे, वो मिले। वो पहली बार प्रचारक बने थे तो किशनगंज गए थे वो संघे के, और वो स्टेशन पे रुके थे और धोती सुखाने उन्होंने स्टेशन पे रखा तो कोई धोती लेके भाग गया। यानी उनके पास 2 ही जोड़े, संघ के लोग तो कपड़े भी नहीं होते थे ज़्यादा। तो वहाँ उन्होंने कैसे कैसे काम किया, खुद ही भाषण करते थे। आज शाम में कैलाश जी का भाषण है और खुद ही भाषण करने आते थे। ये दौर देखा था उन्होंने, मुश्किल माहौल देखा। और जब मैं जीता तो वो मुझे गले लगा के बहुत देर रोए कि किशनगंज से बीजेपी जीत सकती है। और 75 साल में मैं ही एक बार किशनगंज जीता। उसके बाद मोदी वेव 1 और मोदी वेव 2 में भी हम वो सीट नहीं जीते। 40 में 39 जीते, लेकिन वो नहीं जीते। तो मैं जीत के आ गया यहाँ। मैं तो दिल्ली में रहता ही था, तो मेरे दिल्ली वाले दोस्त थे। दिल्ली का रिवाज है, अगर आप किसी पद पे जाने वाले होंगे तो लोग गाड़ी वाड़ी लेके आ जाएंगे, फूल लेके आ जाएंगे, मिठाई लेके आ जाएंगे, और जब पता लगेगा आप नहीं हैं तो फिर वो फ़ोन नहीं उठाएंगे। ये दिल्ली वाले बुरा नहीं माने, लेकिन दिल्ली में बड़ा रिवाज है, ये लुटियन का रिवाज है। तो मैं जीत के आ गया। मुझे ले गए मेरे दोस्त कि भाई साहब आपका तो मंत्री बनना ही होगा, अकेले जीत के आए हो, तो कहाँ जाएं।
तो एक दीवान साहब के यहाँ ले गए। उन्होंने कहा इनका कोई कपड़ा सीजिए, जैकेट। उन्होंने कहा अभी तो मैं उमर अब्दुल्ला का सी रहा हूँ, टाइम नहीं है। बोले नहीं, ये भी मंत्री बनने वाले हैं। बोले ये कौन है? तो चुनाव लड़के तो चेहरा और झुलस गया था, तो कोई ऐसा इम्प्रेशन भी मैंने शक्ल से नहीं दे रहा था कि कुछ बनने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा मैं शेरवानी सिल देता हूँ, और शेरवानी उन्होंने सिल दी, शेरवानी भेज भी दी एक दिन में, लेकिन मुझे फ़ोन नहीं आया। तो मैं वो शेरवानी भी आ गई, मेरी माँ नहीं थी। वो 98 में जब मैं चुनाव लड़ा था तब वो थी, लेकिन 99 में नहीं थी। और 98 में उन्होंने कहा था कि अगली बार मेरा बेटा जीतेगा भी, मंत्री भी बनेगा, लेकिन मैं नहीं रहूँगी। तो मेरी मिसेज़ ने, रेनू ने उनको काफ़ी कहा ऐसा क्यों बोल रही, लेकिन 10 अगस्त 98 को ही उनकी डेथ हो गई थी। तो पिताजी थे हमारे, अब्बा सैयद नासिर हुसैन थे। तो फिर मुझे हुकुमदेव यादव जी का फ़ोन आया, शाहनवाज तुझे निमंत्रण आया मंत्री वाला? मैंने कहा नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं आया। तो बोले रुक मैं पूछता हूँ। तो उन्होंने पीएमओ में पूछा, तो उन्होंने कहा कि नाम तो है, प्रधानमंत्री बात भी करना चाह रहे थे, उसका नंबर ही नहीं मिल रहा उनका। तो उन्होंने मेरा नंबर दिया, नंबर भी पीपी था। फिर फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री जी सो गए हैं, लेकिन आपको बधाई हो, आपको कल सुबह मंत्री पद की ओथ लेनी है और 5 पास आपको वेस्टर्न कोर्ट से मिल जाएगा। तो मैं मंत्री बन गया। मंत्री बनते हुए पहले फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बना, जिसमें अटल जी ही मेरे मंत्री थे, और उससे पहले प्रमोद महाजन गए थे मेरे क्षेत्र में, कोई बड़ा नेता भी नहीं गया था। तो दूसरे चुनाव में प्रमोद महाजन गए थे, तो उन्होंने कहा था आप शाहनवाज को जिता के भेजिए, मेरा नाम पीएम है, पी फॉर प्रमोद, एम फॉर महाजन, तो मैं इतना गारंटी देता हूँ इसको लाल बत्ती लगा के गाड़ी में भेजूँगा। तो लोगों को बड़ा ये लगा कि भाई जीतेंगे तो शायद मंत्री बनेंगे। तो मैं मंत्री बन गया। संयोग ये हुआ कि प्रमोद महाजन जी के पास जो फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी था, उसी की गाड़ी पे वो चलते थे, तो वही लाल बत्ती वाली गाड़ी मुझे उन्होंने भेजी। फिर मैं फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बना, जिसको उर्दू में जब तर्जुमा होता था, मेरा स्वागत होता था, तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उर्दू में कहते थे वज़ीर ममलिकत बराए डब्बा बंद खुराक, तो मुझे लोग डब्बा बंद खुराक मंत्री करने लगे। तो मैंने अरुण जी को कहा, अरुण जी को कहने का मतलब सबको बता देना है, अरुण जी हर जगह यही कहते थे कि मिलिए डब्बा बंद खुराक मंत्री है। उर्दू में फूड प्रोसेस फूड को डब्बा बंद खुराक कहते हैं। फिर मैं उसमें रहा, तो उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया गया। मैं सिडनी ओलंपिक में लीडर ऑफ डेलीगेशन बनकर गया 2000 में। फिर वहाँ से लौटा, यानी थोड़ा पहले बच्चों के खुराक का मंत्री, प्रोसेस फूड का, फिर खेलने का मंत्री, खेल लिया तो अटल जी ने कहा अब थोड़ा पढ़ो लिखो, तो एजुकेशन मिनिस्टर HRD। उसके बाद ज़मीन के नीचे का काम मिला, कोयला मंत्री, और कोयला मंत्री के नाते फिर एक दिन अटल जी का फ़ोन आया, कहाँ हैं सुबह सुबह आप निकल जाते हैं। मैंने कहा सर बनवासी मेले में आया हूँ। उन्होंने कहा आपका वनवास ख़त्म हुआ, अब आपको कोयला मंत्री बना दिया है। तो कोयला मंत्री रहा। फिर मैंने वहाँ अच्छा काम किया, तो ज़मीन के नीचे से फिर आसमान की ऊंचाई मिली, मुझे सिविल एविएशन मिनिस्टर बनाया गया, और यंगेस्ट एवर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड मेरे नाम बना। मैंने डॉक्टर करण सिंह, महाराजा हरि सिंह के पुत्र का रिकॉर्ड एक शिक्षक के बेटे ने 2001 में तोड़ दिया। फिर मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर बना, 4 का चुनाव में लूज़ कर गया था वहाँ। फिर 6 में फिर बाई इलेक्शन में मैं भागलपुर से, जहाँ कभी बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, वहाँ पर मैंने चुनाव में जीत दर्ज की। पार्टी का मैं माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, और 2005 से 18 साल तक मैं पार्टी की हाई पावर डिसीजन मेकिंग बॉडी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर रहा। बिहार से कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है। 18 साल तक मैंने राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिसभा के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल रहा मैं। अभी मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ। फिर एक दिन प्रधानमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया कि आपको बिहार का चुनाव लड़ना है, तो मैं 5 में
मन नहीं बना पाया 15 में, लेकिन 19 में प्रधानमंत्री जी ने फिर आदेश दिया कि आपको वहाँ एमएलसी बनना है। मेरे लिए सरप्राइज़ था। फिर आदेश आया कि आपको मंत्री बनाया गया। तो जब मैं मंत्री बना तो मुझे पता लगा कि मुझे उद्योग विभाग दे दिया गया है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली के, नामी जानी, तो उन्होंने कहा कि बिहार में तो एक ही उद्योग है, आप कौन से उद्योग के मंत्री बने हैं। वो बधाई देने की जगह मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बड़ा नाम है। तो मैंने उद्योग में जाकर काम किया और बिहार तक की टीम को पता है कि मैंने 1 साल के अंदर 17 इथेनॉल प्लांट लगा दिए, नई टेक्सटाइल पॉलिसी, लेदर पॉलिसी लाया, इन्वेस्टमेंट, उद्योगपति आने लगे। फिर किसी की नज़र लग गई, मैं दिल्ली में भी, मुंबई में ऑफिस खोला उद्योग का। मैंने कहा मैं दिल्ली में भी ऑफिस खोलूँगा, तो हनुमान मंदिर के सामने बिहार एम्पोरियम पर मैंने एक बड़ा ऑफिस बनाया ताकि उद्योगपति आ सकें। लेकिन जिस दिन मैं यहाँ आया उद्योग का ऑफिस खोलने, और जब उद्योग मंत्री के नाते मैं लौटा, तो जाते हुए तो मैं उद्योग मंत्री था और लौटा, लैंड करते ही मैं पूर्व उद्योग मंत्री हो गया। और नीतीश बाबू पलट गए। एक दिन पहले ही मेरे बगल में बैठे थे और मैंने पूछा सब कुछ ठीक है ना सर, तो उन्होंने कहा नहीं एकदम सब ठीक है। और मुझे नहीं पता था वो बदल जाएंगे, वो रातों रात पलट जाते हैं, उनको पता नहीं कौन सा पलटने का। बचपन में कई बार बच्चों को आदत होती है पलटने का, लेकिन वो पलट गए। और फिर उद्योग पर एक काली छाया आ गई, क्योंकि जहाँ उद्योग होगा, अपराध और उद्योग एक साथ नहीं चल सकते। अगर आप 500 करोड़ रुपया लेके जाएंगे तो सेफ जगह जाएंगे। अगर बिहारी भी है तो जाके बेंगलोर में क्यों फैक्ट्री लगा रहा है, नोएडा में क्यों लगा रहा है। अगर उसको पता होगा कोई पैसा छीन लेगा तो कोई नहीं लगाने वाला। तो अब बिहार में थोड़ा उद्योग का मध्यम हुआ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मुझे एक बार केसी त्यागी जी ने कहा कि आप बहुत भारत सरकार के मंत्री रहे, बड़े पद पे रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे, मोर्चा माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष रहे, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रहे, लेकिन आपको लोग, बिहार के लोग, उद्योग मंत्री के तौर पर ही जानेंगे, क्योंकि आपने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। तो हमने उद्योग का वहाँ बहुत अच्छे से काम किया। अभी भी जो इथेनॉल प्लांट जितना यूपी में नहीं, उससे ज़्यादा बिहार में, अन्य स्टेट से। और अब लगाया हमने, शुरू हमने किया, नीतीश बाबू नारियल फोड़ रहे हैं, लेकिन उसकी नींव में हम मौजूद हैं और बिहार में अभी काम कर रहे हैं। तो मैंने डिटेल इंट्रोडक्शन और कहानी बता दी है, ताकि आपके जो सवाल हों वो उसके छोटे छोटे जवाब मैं दे सकूं। आपने खूब सारी डिटेल जानकारी बताई, लेकिन एक चीज स्किप कर दी आपने, और वो स्किप कर दी अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, जो मैं जोड़ता हूँ आपकी पत्नी के साथ, वो आपने नहीं बताया। देखिए, मैं देखने में कम उम्र का लगता हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी से 18 महीने 7 दिन बड़ा हूँ, और वो शादीशुदा नहीं है, इसलिए युवा नेता कहलाते हैं। मेरे जो बच्चे हैं, अब उनकी शादी की उम्र हो रही है, और वो अपनी मम्मी की प्रेम कहानी पापा के मुंह से सुनते हैं, तो वो अपने दोस्तों में बड़े एम्बेरस होते हैं। लेकिन ये सही है कि मैं जब दिल्ली में था, तो जब मैं पढ़ता ही था, तो डीटीसी के बस में मैं 740 नंबर बस थी, उसमें बैठता था। तो मेरी पत्नी रेनू उस वक्त सेंट्रल स्कूल जनकपुरी में पढ़ती थी, और लेट आती थी, तो बैठ सीट होती नहीं थी, और बड़ी वहाँ भीड़ भाड़ होती थी। तब बिहार के लोग तो आप जानते ही हैं कि सम्मान देने वाले होते हैं, तो मैंने उनको अपनी सीट दे दी। फिर दूसरे दिन आई, तब भी सीट दे दी। तो मेरे साथ एक दोस्त था, बोले तू रोज़ खड़े होके आता है, कौन लगती है तेरी, क्यों देता है रोज़ सीट। तो वो बैठ गया, और उस दिन उसने कहा अच्छा तू बैठ जा, मैं उठ जाता हूँ। तो रेनू जी बगल में बैठ गई। अब बैठ गई तो आज तक बैठी हुई हैं। और जब उनसे मुलाकात हुई, बहुत जीनियस थी पढ़ने में, और पढ़ने लिखने की बातचीत हुई। फिर बातचीत दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में बदला, और प्यार में अयोध्या का आंदोलन शुरू हो गया था।
उस वक्त हिंदू मुस्लिम के बीच में आसान काम नहीं था मोहब्बत की बात करना। तो मैंने उनको बताया कि मेरा नाम शाहनवाज़ हुसैन है, जानती थी। फिर हम लोग इश्क में मुब्तला हो गए। फिर मैंने एक दिन उमा भारती जी को बताया, क्योंकि उनको सब बोला तू कहाँ मिला, फिर क्या हुआ, फिर क्या। हमने कहा दीदी इतना ही बता सकते हैं, इस थोड़ी कि हमको हम सब बात बता दें, पहले उसने कहा या पहले तूने कहा। तो फिर दीदी ने कहा देख तेरी शादी तो ऐसे नहीं हो सकती। हमने कहा दीदी करनी तो उसी से। तब उन्होंने कहा कर लो। तो हम लोगों ने शादी कर ली। अडवाणी जी को, मैं राष्ट्रीय मंत्री था युवा मोर्चे का, अडवाणी जी को भी उन्होंने बता दिया। उन्होंने कहा भाई क्या हर्ज है। फिर शादी हुई तो कोई फंक्शन नहीं हुआ, न किसी मेरे माँ बाप शामिल हुए न उनके माँ बाप शामिल हुए। हमारे यहाँ भी हम सैयद घराने से हैं तो उनको लगा कहाँ शादी कर रहा है। और उनके यहाँ भी था कि वो सोनीपत में की थी, ब्राह्मण भारद्वाज गोत्र की थी, तो उनके यहाँ भी पहली बार ये हो रहा था। तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी। खैर आज तो पूरा परिवार एक है और हमारी जो सासू माँ हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा मुझे मानती हैं। तो वो उस वक्त माहौल अलग था। तो शादी हो गई। वो टीचर थी तब, वो कमाती थी और मैं स्ट्रगलर था। बाद में उनके भाग्य से मैं मंत्री हो गया, बड़ा नेता हो गया। लेकिन तब वो कवित्री भी हैं और टीचर भी हैं। आज भी वो स्कूल में पढ़ाती हैं, क्योंकि परमानेंट जॉब तो घर में एक आदमी के पास रहना चाहिए, तो उनके पास है। आपकी निजी ज़िंदगी की बातचीत हो गई और बहुत रोचक और इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं राजनीति की तरफ आता हूँ। आपने जो किस्सा बिहार वाला बताया, बिहार में कैसे आप मंत्री बने और कैसे एक मंत्री पटना लौटते एक पूर्व मंत्री बन गया, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस वापस बिहार में बनते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और अब की बार पलटी मारेंगे तो शायद वापस बीजेपी की तरफ आएंगे, आप फिर से मंत्री बन सकते हैं। देखिए मेरे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, मेरे ही बारे में नहीं, कौन क्या बन सकते हैं वो तो हमारे नेता मोदी जी और हमारी पार्टी तय करती है। लेकिन ये सही है कि बड़ा नुकसान हुआ। बीजेपी के पास 35 साल 40 साल के बाद पहली बार उद्योग डिपार्टमेंट आया था। इंडस्ट्री या तो लालू जी के पास थी, कांग्रेस के पास थी। जो रविशंकर जी हैं उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद जी इंडस्ट्री मिनिस्टर होते थे बिहार के, उस जनसंघ के दौर में, जब 77 के बाद यानी 80 के बाद बीजेपी के पास पहली बार इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आया। पहले तो एनडीए गवर्नमेंट में नीतीश जी के पास भी था, तो कहाँ इंडस्ट्री लगती थी। ये तो ऐसा डिपार्टमेंट था जिसको मिलता था उसको कोई मिलने नहीं जाता था, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं था। हमने काम खड़ा किया। हमने तो ये जो आपका ऑफिस है इससे भी छोटा चेम्बर मिनिस्टर का था। मेरे से रूडी जी मिलने आए थे, बोले कहाँ आप आ गए हैं, कहाँ सिविल एविएशन में बैठते थे, क्या कर रहे हैं आप। तो मैंने वहाँ बड़ा चेम्बर बनवाया, बड़ा ऑफिस बनवाया, दिल्ली मुंबई ऑफिस बनाया, बिहार की ब्रांडिंग में लगा, जगह जगह इन्वेस्टर मीट किया। तो इंडस्ट्री में बड़ा नुकसान हुआ और सब लोगों ने कहा कि काश इंडस्ट्री डिपार्टमेंट थोड़े दिन और शाहनवाज के पास होता। जहाँ तक अब सवाल है कि उनके आने का तो जा चुके हैं, अब जाने वाले कहाँ लौटते हैं। वो तो हमें छोड़ कर गए, हमने उनको नहीं छोड़ा। 43 एमएलए थे उनके, हमारे थे 75। 43 वाला बना चीफ मिनिस्टर और 75 हमारे पास थे, हम बने मिनिस्टर। तो इतना बड़ा दिल तो बीजेपी ने दिखाया, अच्छा सिला दिया उन्होंने हमारे प्यार का। वो उनको इतना नवाजा। मोदी जी ने कहा 2025 तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे, कहीं कोई शक शुबा नहीं थी। लेकिन उनको खेलने की आदत थी। वो बिना मतलब, या तो कोई रीज़न होता ना, कोई विवाद का विषय होता, कोई विवाद नहीं था, वो बिना विवाद के गए। एक दिन वो तेजस्वी यादव के इफ्तार में चले गए। हमने अपने नेताओं से पूछा आप लोग जा रहे हैं, तो दोनों डिप्टी सीएम मुझे कह रहे थे हाँ जाएंगे। बाद में वो दोनों कह रहे हम नहीं जा रहे। मैंने बिना किसी से पूछे मैं भी चला गया उस इफ्तार में। मैं जाकर देख रहा था ये मिल कितना रहे। तो मैंने नीतीश जी से कहा
कि सर कोरोना का टाइम है, भीड़ में मत जाइए। मैं जहाँ बैठा था लेकिन वो मुझे छोड़ के उधर अलग गए, तब मैंने समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो उनके साथ गए। अब जिनके साथ वो रहते हैं वो निभाते अच्छे से नहीं, उनसे सब निभाते हैं। 115 एमएलए का नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, और 43 याद 1-2 मिला लिया होगा तो 45 हो गए होंगे, उनका नेता मुख्यमंत्री है। फिर भी आज सवाल आपके यहाँ बना हुआ है कि वो क्या करेंगे, तो वो अब राम जी जाने वो क्या करेंगे। 2014 के चुनाव में आप जब चुनाव हार गए उसके बाद से आपकी राजनीति को नुकसान हुआ, आप मानते हैं? देखिए, राजनीति में कहते ना दिल मांगे मोर, मैंने जो पा लिया है उसके लिए कई लोगों को जन्म लेना पड़ेगा। मतलब मुझे जो एक मामूली से कार्यकर्ता को, मतलब बस में चलने वाले को बीजेपी ने राजपथ पे बैठा दिया। पार्टी के 18 साल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में रखा, लगातार प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे मेरी पार्टी ने जो दिया है, अगर कुछ ना भी दे पार्टी तब मैं नाशुक्रा नहीं बनूंगा, यानी मैं शुक्र ही अदा करूंगा। तो मैं खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ, पार्टी का भी, कि पार्टी ने मुझे हर वक्त काम दिया। और हमारे यहाँ तो अब सब काम है, नेता हमारे यहाँ एक हैं, बाकी सब कार्यकर्ता हैं। नेता हमारे मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में हम सब काम करते हैं, जो काम दे दे। अभी मैं एमएलसी हूँ, बिहार में हूँ, अब नीतीश जी नहीं पलटते तो मैं वहीं काम कर रहा होता। तो ये पार्टी तय करेगी। 2014 में भी मैं लेस देन 1% वोट से हारा था, और मैंने 19 तक बहुत मेहनत की थी, लेकिन 19 में एक बैग पता लगा कि मेरी सीट नीतीश बाबू ने ले ली, जेडीयू ने ले ली। और जब मैंने ट्वीट किया कि मेरी सीट जेडीयू के पास चली गई, तो उन्होंने मेरे बारे में बड़ा उल्टा सीधा बोला था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगा चलो पार्टी ने हमको कहा था कि अगर वो सीट रहती तो ज़रूर लड़ाते, वो सीट जेडीयू में चली गई। तो मैं 14 में चुनाव हार गया तो मैं पार्टी के काम में लग गया। 19 में नीतीश बाबू ने वो सीट ले ली तो मैं 19 भी नहीं लड़ पाया। अब पता नहीं मेरे भाग से वो गठबंधन टूटा हो, ताकि फिर भागलपुर वो जो सीट है जिस पे मैंने इतने साल से 2006 से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, जीवंत संबंध भागलपुर के लोगों से है। जहाँ कभी हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था वहाँ मैंने मोहब्बत का फूल खिलाया है, तो वहाँ मैं संबंध रहता है। राजनीति में आप लोगों को लगता होगा इसकी राजनीति ऊपर है, इसको नुकसान हो रहा है, इसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हम लोग जो काम करते हैं पार्टी में, हमको लगता है हम कार्यकर्ता हैं, हमें जो काम मिल रहा है हम काम को कर रहे हैं। सचमुच आपने जो कहा कि आपको जो मिला उसके लिए जीवन लग जाते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि 2014 के बाद आप जैसे नेता जो मुस्लिम फेस थे बीजेपी के, वो शोपीस की ज़रूरत पार्टी को नहीं रही? पहले आप साइड हो गए, फिर नकवी साहब साइड हो गए, दो बड़े चेहरे जो पिछले 15-20 साल में बीजेपी में मुस्लिम फेस बन के उभरे थे। कहाँ साइड हो गए? अयोध्या में तो हम ही दोनों को बुलाया था। कल जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो वहाँ कहाँ किसी के प्राण दिख रहे थे? वहाँ तो हम ही दोनों गए थे, प्रमाणित लोग, तो हम दोनों वहाँ मौजूद थे और अति विशिष्ट गैलरी में बैठा रखा था। तो साइड नहीं है। नकवी साहब ने भी लगातार 3 बार पार्टी ने उनको 18 साल राज्यसभा दिया। अब हमारे यहाँ परंपरा है कि 2 टर्म के बाद राज्यसभा मुश्किल से पार्टी देती है, तो इस बार राज्यसभा में उनको नहीं दिया, नहीं तो मंत्री थे ही, अभी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे भी पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता साथ में एमएलसी का काम मुझे दे रखा है, और पार्टी अगर कहेगी कि लोकसभा लड़ना है तो लोकसभा लड़ेंगे, पार्टी कहेगी बिहार में रहना तो बिहार में रहेंगे, पार्टी कहेगी कुछ नहीं करना, सिर्फ आप लोगों के सवालों का ही जवाब देना है तो वही काम करेंगे। यानी हमारे लिए यही एक पार्टी है, और पार्टी हमारे लिए माँ की तरह है, जो हुक्म दे दे। माँ अगर कहेगी 1 गिलास पानी ले आओ तो पानी पिलाएंगे, और माँ कहे कि पूरा घर चलाओ तो घर चलाएंगे। वो तो पार्टी के ऊपर है कि मुझे क्या काम देती है। लेकिन मेरी उम्र, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र में सियासत में कैबिनेट मिनिस्टर बना, इन एज ऑफ 30 में मिनिस्टर बना,
इंडिपेंडेंट चार्ज बना और 32 में कैबिनेट मिनिस्टर बन गया। तो इसलिए लोगों को लगता है कि भाई अभी इनको क्या मिल रहा है। तो अभी तो मुझे बिहार का काम है और पार्टी को आगे बढ़ाना, उसी में लगे हुए हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जिक्र किया और रामलला आ गए ये कह के बीजेपी के और तमाम लोग देश के इस समारोह को याद कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि एक राजनीतिक कार्यक्रम था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संचालित किया। राहुल गांधी बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। उनके सलाहकार उनको सलाह नहीं देते। मैं भी उनके कई दोस्तों को जानता हूँ। जब भी वो एक लाइन बोलते हैं तो वो 20 लाइन राहुल गांधी अपने तरफ से ऐड करते हैं। अगर राजनीतिक कार्यक्रम था तो पूरे देश में गांव-गांव में दिए जल रहे थे, वो क्या राजनीतिक लोग थे? क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों ने राजनीति दिए जलाए हैं? क्या बीजेपी के लोगों में खुशी की लहर है? कांग्रेस चूक जाती है। कांग्रेस एक चूकी हुई पार्टी है और मुझे लगता है अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। जब तक सोनिया जी तय कर चुकी हैं कि राहुल गांधी को नेता बनाएंगे और देश तय कर चुका है कि राहुल गांधी को नेता नहीं बनने देंगे, ये देश की भी जिद हो गई है। तो सोनिया जी की जिद और देश की जिद के बीच में देश निर्णय करेगा। क्या राजनीतिक कार्यक्रम था? देश के पंत प्रधान के नाते उन्होंने जजमान बन के 11 दिन का व्रत करके उस कार्यक्रम में गए, देश के प्रधानमंत्री गए। सोमनाथ का मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब गए थे तो क्या राजनीतिक कार्यक्रम था वो? इतने साधु संत आए, लोगों के आंखों से मैंने आंसू बहते हुए देखे। इतने लोगों में खुशी है। पूरे मुल्क में आज हर लोग खुश हैं और कोई ये विवाद का विषय भी नहीं था। हिंदू मुस्लिम विवाद तो ये मुस्लिम का विवाद ही नहीं था। ये तो कुछ लोग हैं जो गलत परिभाषा करते हैं। ये मुगल और हिंदू के बीच का विवाद था। मैं एक जगह गया, कोई नारा लगा रहा था बाबर के संतानों से बदला लेंगे। मैंने कुछ साल पहले मैंने उस माइक पकड़ा, मैंने कहा सुनो, मैं बाबर का संतान नहीं हूँ, बाबर मुग़ल था और मैं मुग़ल जाति से नहीं हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो मुग़ल ने, बाबर ने कहा, मीर बाकी ने तोड़ा और जब सुप्रीम कोर्ट में सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि यहाँ मंदिर बनेगा तो हिंदू मुस्लिम के बीच का विवाद का नहीं है। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था तो सरसंघ चालक जी आदरणीय मोहन भागवत जी ने क्या कहा था, ये किसी की जीत नहीं है, हार नहीं है, ये निर्णय है, सबको स्वागत करना चाहिए। तो राम मंदिर बना तो इस पर कहीं मुस्लिम समाज की तरफ से कोई रिएक्शन आया? कहीं नहीं। क्योंकि मुसलमानों के लिए न ये मक्का है, न मदीना है, न बैतुल मुक़द्दस है। हमारे लिए 3 मस्जिद ऐसी है जिसके लिए हर मुसलमान अपनी जान देने की बात कर सकता है क्योंकि उसका अकीदा उसी पे है। लेकिन मस्जिद जो है, आज NH बन रहा है, आप लगा दीजिए अपनी तक की टीम, 2500 मस्जिद शिफ्ट होती है कि नहीं, मंदिर शिफ्ट होते हैं कि नहीं। अगर मीर बाकी ने गलती की थी और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और मुसलमानों ने कहा, मैं उस मीटिंग में भी मैंने कराई थी जिसमें कि जो अदालत का फैसला होगा हमें स्वीकार होगा, तो मैं मुस्लिम भाइयों का बहुत शुक्रिया करता हूं कि वो भड़काऊ भाईजानों के चक्कर में नहीं आए, चाहे वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी हो या कांग्रेस के नेता हो। इसलिए इसको राजनीतिक कार्यक्रम कह के कांग्रेस अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। नहीं तो कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मान लीजिए सोनिया गांधी नहीं आती या कांग्रेस इसे राजनीतिक कार्यक्रम बता रही है, आप कह रहे हैं पैर पे कुल्हाड़ी है, तो क्या शरद पवार, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, इस देश की पूरी राजनीतिक जमात इतनी नादान हो गई है कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, कोई नहीं आया? तो देखिए, जो नादान होता है वो कभी कहता है कि मैं नादान हूँ। जब बच्चा शरारत करता है उसको टोकते हैं तो क्या कहता है, सॉरी। वो तो समझ रहा है वो ठीक कर रहा था। तो ये जो कर रहे हैं तो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। कांग्रेस तो डूबेगी, वो कह रहे हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। कांग्रेस तो डूबने वाली है ही। ये लोग भी जो 1-2 सीट वाले हैं, ऐसे तो लालू जी 0 हो गए थे पिछले बार, लेकिन और भी कई नेता हैं जो स्टेज पर खड़ा करते हैं ना 25-30, उसमें नीतीश बाबू को भी खड़ा कर देते हैं। उनके 16 MP हैं मोदी जी की कृपा से। वो भी 0 MP वाले लालू जी के बगल में खड़े हो जाते हैं और उनको कुछ देता भी नहीं है। तो ये लोग उनके साथ कांग्रेस का दामन पकड़ेंगे
तो इनका डूबना तय है। आपको लगता है कि राम लहर का चुनावी फायदा बीजेपी को होगा 2024 के राजनीतिक चुनाव में? देखिए, हम लोगों ने तो शुरू से कहा कि हम राम मंदिर को चुनावी एजेंडा नहीं बनाते हैं, ना हमने बनाया है कभी। लेकिन हमारे विरोधी जो है, हमेशा मैनिफेस्टो में होता रहा है। मैनिफेस्टो तो एक चुनावी दस्तावेज है। नहीं, हम लोगों ने कहा कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। इतना तो हर बार कहना ही पड़ता है, और न कहें तो आप कहे आपने कहा क्यों नहीं। तो वो राम मंदिर बन गया, अब वो तो जनता जनार्दन पे है कि वो इसका हमें क्या यश देती है, वो जनता के ऊपर है। मेरी पार्टी तय करती है ना। मैं तो खुद ही, मैंने आपसे कहा कि मेरी पार्टी में कोई भी नेता, चाहे आप कितने बड़े नेता को बुला लीजिए जिसको आप बड़ा मानते हो, वो ये नहीं कह सकता कि मैं इस सीट से चुनाव लड़ूंगा, चाहे वो सिटिंग एमपी भी हो। वो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सिटिंग एमपी पर भी चर्चा करके मुहर लगाती है। तो पार्टी अगर मुझे जहाँ से आदेश देगी, मैं तो कहता हूँ पार्टी मुझे कहेगी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी इस बार लड़ाना है, तो वहाँ से भी लड़ के जीत लेंगे। लेकिन पार्टी जब किशनगंज से कहा तो वहाँ जाके जीत गए, जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ। नहीं, जब मैं भागलपुर, जहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, वहाँ से भी मैं जीता। मुझे कहा जाओ कश्मीर, वहाँ कमल खिलाओ, तो मैं वहाँ भी प्रभारी होके गया। पहली बार वहाँ चुनाव में कमल खिला। तो मुझे पार्टी जो काम देगी मैं वो करूँगा। मैं जीवन में बहुत माशाल्लाह सेटिस्फाइड आदमी हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा दिया है, और पार्टी का भी शुक्र अदा करता हूँ कि पार्टी ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है। अभी भी मेरी पार्टी मुझे बहुत सम्मान इज़्ज़त देती है। मेरे कार्यकर्ता मुझे बहुत प्यार करते हैं। कल भी मैं अयोध्या से, जब मैं प्राण प्रतिष्ठा से लौट रहा था, लाखों के लोग खड़े थे, और आपके न्यूज़ तक के भी लोग थे। तो जिस तरह अभिवादन लोग हमारा वहाँ कर रहे थे, तो दिल में जगह बन गई। इतनी काफ़ी होता है। ये थोड़ी होता है कि ज़िंदगी भर आप एमएलए, एमपी, मिनिस्टर रहेंगे तभी आप पार्टी के नेता हैं। मेरी पार्टी है, ये पार्टी को मैं अपनी पार्टी मानता हूँ, और जो पार्टी के निर्णय होते हैं उसके साथ रहता हूँ। चूँकि आप बिहार के उद्योग मंत्री रहे और आपने चर्चा भी की उद्योग को लेकर कि एक आपके फेज में थोड़ा बदला बिहार, और लगा कि वर्क कल्चर बदल रहा है, अब यहाँ इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करेगी। इस बार भी 50,000 करोड़ से ज़्यादा का MOU साइन हुआ 2 दिन के कार्यक्रम में। साइन तो हुआ है, मतलब चर्चा, बल्कि समीर महासेठ ने जब बिहार तक से बातचीत की तो उन्होंने ये दावा किया कि हम जल्द ही इन तमाम उद्योगों को धरती पर उतार देंगे। लेकिन चूंकि आप उद्योग मंत्री भी रहे, बिहार से हैं, आप बहुत नज़दीक से बिहार को जानते हैं, देख रहे हैं, अभी भी आप लगातार वहाँ लोगों से मिलते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बिहार में समस्या ये है कि वहाँ वर्क कल्चर बदलना होगा, या वहाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए ज़मीनी स्तर पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, बिहार में लालटेन उद्योग की कोई फैक्ट्री आपको पता है? जब लालटेन वालों की सरकार है, लालटेन की इंडस्ट्री नहीं लग सकती। लालटेन और उद्योग एक साथ नहीं चल सकते। अपराध उद्योग एक साथ नहीं चल सकते। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा तभी उद्योग आएगा। और जहाँ तक MOU का सवाल है, कोई नया उद्योगपति आया क्या? जो पिछले इन्वेस्टर मीट में हमारे रहते आया था, उसमें से कोई भी नया उद्योगपति MOU साइन करने आया क्या? इथेनॉल प्लांट वाले थे, उन्होंने भाषण हुआ, उन्होंने ही कहा कि हम आगे लगाएंगे। वहाँ के सेक्रेटरी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब उद्योग MOU साइन हो गया, गुजरात, आपका गुजरात तक है कि नहीं? गुजरात तक वालों को बुलाइए, और बिहार तक के आप हैं। वहाँ भी इन्वेस्टर मीट हुआ और यहाँ भी इन्वेस्टर मीट हुआ। अंतर देख रहे हैं आप अपने ही देश में। यूपी में इन्वेस्टर मीट हुआ, MOU साइन करा लो, लिख दो 600 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़। जो 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहा है वो लिखेगा 600 करोड़। इन्वायरमेंट चाहिए। अगर इन्वायरमेंट होगा, विश्वास होगा। जब डबल इंजन की सरकार थी तब लोग जा रहे थे। अब लोगों को पता है कि अब जाएंगे। इन्वेस्टर मीट हुआ, मुख्यमंत्री का भाषण हुआ क्या? आपकी तो बिहार तक की टीम होगी,
मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द बोला? कहीं आपने सुना है कि इन्वेस्टर मीट हो और सीएम का भाषण न हो? गुजरात में तो नहियान का भाषण हो गया, दुबई के किंग का, और यहाँ बिहार के किंग हैं 43 एमएलए वाले, उनका भाषण नहीं हुआ। तो कौन जाएगा यकीन करने? अगर आप ही को उद्योग लगाना हो और आपके पास 100 करोड़ आ जाए तो आप लेकर क्या उठा के गाड़ी में भर के वो पैसा बिहार जाएंगे या बगल में यहाँ जेवर एयरपोर्ट के पास कहीं लगाने के लिए जाएंगे? आप ही तय कीजिए। एक और आरोप, जब हमने समीर महासेठ से बातचीत की तो उनसे हमने ये सवाल किया कि एमओयू हर साल साइन तो हो जाता है लेकिन ज़मीन पर उतरता हुआ वो दिखता नहीं। तो उन्होंने एक जवाब दिया, उस जवाब में ये कहा कि इसके पहले जो मंत्री थे वो कर कम रहे थे, गिना ज़्यादा रहे थे। तो ये भी कहा कि वो प्रचार बहुत कर रहे थे। उद्योगों की धरातल हमने तैयार कर दी, अब धीरे धीरे उद्योग आ जाएंगे। देखिए, बिहार तक की टीम भेजिए, राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैंने कोई गलत बात कही हो तो। वो बड़बोल हैं, बोले हैं, बड़बोलापन है उनका। मैंने कहा कि इथेनॉल प्लांट लगाएंगे, 18 करोड़ लीटर का कोटा मिला, मैंने बढ़ा के 36 करोड़ लीटर लगाया। कहा लगाने को, हमें इजाज़त मिली, हमने 1 लाख करोड़ लीटर से ज़्यादा का इथेनॉल प्लांट लगा दिया। 4-5 में वो नारियल फोड़ने जाते हैं, क्यों जाते हैं वहाँ? और वहाँ नारियल ही फोड़ रहे हैं। अभी भी इथेनॉल प्लांट 5-7 ऑन मेकिंग है। टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी किसने बनाई? हमने बनाई। आज टेक्सटाइल के जितने भी पार्क लगे हुए हैं मुजफ्फरपुर में, हमारे वक्त के लगे हैं कि नहीं? मोतीपुर में चले जाइए, 4 इथेनॉल प्लांट एक पंचायत में, 1 मेगा फूड पार्क, अडानी का सीमेंट प्लांट, और अभी भी लेदर पार्क लगे। इसकी कोशिश मैं कर रहा हूँ, वो पीयूष गोयल से नहीं मिले होंगे। इस तरह की बात उनको शोभा नहीं देती करना। इस तरह की बात करेंगे तो उद्योग के बारे में क्या बड़बोलापन है? आप ही उनके तरफ से मुझसे कह दीजिए मैंने क्या कहा जो ज़मीन पे नहीं हुआ। लॉजिस्टिक पॉलिसी हमने बनाई, टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी हमने बनाई, इथेनॉल पॉलिसी हमने बनाई, हमने ऑक्सीजन पॉलिसी हमने बनाई, हमने बना के दिया। 1 साल में जो काम किया वो क्या बोलेंगे? उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी के उद्घाटन के वक्त में कहा, कोट वो मौजूद है बिहार तक के पास, उन्होंने कहा हमने भी बहुत प्रयास किया लेकिन हम नहीं लगा सके, लेकिन क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को देंगे तो शाहनवाज साहब को देंगे, इन्हीं की वजह से लग रहा है। ये मुख्यमंत्री का कोट है, तो बिहार तक के लोगों को मुख्यमंत्री का कोट की क्रेडिबिलिटी है या मंत्री जो अभी उद्योग मंत्री हैं उनके कोट की क्रेडिबिलिटी है? वो निकाल लीजिए, मैं आपको क्लिप भी दे दूंगा, अभी मेरे बयान के साथ वो क्लिप लगा भी लीजिएगा। तो हमने काम किया है साहब, हमने दिल से काम किया। मेरे उनके लिए होगा उद्योग मंत्री बनना बहुत बड़ी बात। मैं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, मेरे लिए बिहार में मंत्री बनना मंत्री नहीं था। मैंने 18 घंटे काम किया, मैं 70,000 किलोमीटर गाड़ी चला दिया 1 साल के अंदर। कोरोना काल में काम किया, दुनिया में घूमा जाके, सब जगह उद्योगपतियों को बुला के लेके आया, क्योंकि ये मेरे लिए था। मेरे बिहार के नौजवान मुझे उम्मीद भरी, मैं बिहार के नौजवानों की आखिरी उम्मीद था, इसलिए मैंने करके ज़मीन पे दिखाया है। और आज भी बिहार के जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं, अगर जो मैंने कहा है, अगर ज़मीन पर वो इथेनॉल प्लांट न लग रहे हों तो आप मुझे कह दीजिए कि मैंने बड़बोलापन का प्रचार कहा। उन्होंने तो आप ही के यहाँ पर एक इंटरव्यू दिया था, बिहार तक पे मैंने देखा था कि मैं उन्हीं की तरह कपड़ा सिला रहा हूँ, उन्हीं की तरह कपड़ा पहनने की कोशिश कर रहा हूँ। कपड़ा पहनने से हो जाता है? मैं मोदी जी का जैकेट पहनूंगा तो मोदी जी बन जाऊंगा क्या? उसके लिए कलेजा चाहिए। 56 इंच की छाती वाली पार्टी का नेता होगा, वही बिहार में उद्योग लगा सकता है, क्योंकि बिहार में विपरीत परिस्थितियां हैं, आसान काम नहीं है। और जो बंजर ज़मीन थी, चीनी मिल बंद हो गई थी, मैंने सारी चीनी मिल की ज़मीन को उद्योग विभाग में लिया और ज़मीन का रेट घटाया। क्या आपको पता है 80% तक रेट घटाया। हिंदुस्तान में पहला उद्योग मंत्री था जिसने ज़मीन का रेट 80% घटा दिया ताकि उद्योगपति जाके उद्योग लगा सके, और एक आदमी ने उंगली नहीं उठाई। तो हम लोगों ने काम किया है, हमने जो काम किया उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि कहना चाहिए मैं बड़बोला हूँ, ज़्यादा प्रचार करने वाला हूँ। क्या प्रचार किया? मेरा पुराना इंटरव्यू बिहार तक पे निकाल के देख लीजिए, और अभी जो मैं कह रहा हूँ वो देख लीजिए, और नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट देख लीजिए।
अगर उसमें अंतर हो तो हमें आप दोषी ठहराइए। अच्छा, एक और सवाल। बिहार में चूंकि हलचल काफी तेज है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है, वापस आपके साथ ही हो जाए, नीतीश कुमार आपके साथ आ जाए। ऐसे में आप एज ए लीडर एक तो तेजस्वी यादव को कैसा देखते हैं? दूसरा मेरा एक सवाल और है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से गुजरने वाली है, वो सीमांचल के क्षेत्र से गुजरेगी, उसे लेकर आप क्या देखते हैं कि क्या उनका असर बिहार में दिखेगा इस बार? ये दोनों सवाल, एक तो मेरा तेजस्वी को लेकर भी है कि तेजस्वी को लेकर आप क्या सोचते हैं? तेजस्वी को कैसा देखते हैं? जी, अच्छे हैं वो, राजनेता के तौर भी पर। शादी हुई है। देखिए, पहला सवाल है तेजस्वी को कैसा देखते हैं, तो अच्छे हैं वो, अभी अभी शादी हुई है, अभी पिता बने हैं, पहले पुत्र थे लालू जी के, अब एक बच्ची के पिता भी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उम्र में छोटे हैं। मैं उनको शुभकामना ही दूंगा कि अच्छा काम करें। राजनेता के तौर पर मेरा सवाल था। अच्छा, नहीं, आपने कहा कैसे दिखते हैं, ये कहाँ कहा था आपने? तो जहाँ तक सवाल है राजनेता के तौर पे, वो उनको विरासत में राजनीति मिली है। लालू यादव से ज़्यादा शार्प हैं वो। लालू यादव जी ने जो काम किया है उससे मैं कह सकता हूँ कि विरासत दो लोगों को मिली है, एक राहुल गांधी जी को मिली है और एक तेजस्वी यादव जी को मिली है। तो वो फार देन बेटर राहुल गांधी से हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से। न्याय यात्रा वो उधर से आ रही है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया होते हुए। अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हैं वहाँ बड़ी तादाद में, और कांग्रेस ने रूट ऐसा सिलीगुड़ी से बनाया है, वहाँ पे लोग आएंगे। वहाँ हेलीकॉप्टर भी जाता है तो 10,000 लोग आ जाते हैं। अगर पायलट भी चला जाए लोग वहाँ, उस इलाके में इतनी बेरोज़गारी है कि कई बार अनाउंस कर दीजिए कि आज यहाँ सभा होगी जिसमें पायलट आएंगे और हेलीकॉप्टर दिखा के चले जाएंगे, तब भी 10,000 लोग वहाँ जमा हो जाएंगे। और वहाँ राहुल गांधी भी जाएंगे तो भीड़ अच्छी मिलेगी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। हुसैन साहब, मेरा प्रश्न आपसे था कि जैसे कि आपने बताया कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म जो भी है उसमें जाति जो है दोनों धर्मों में, हाल ही में बिहार में जातिगत जनगणना हुई, हिंदुओं की हुई, और पूरे देश में ऐसी बात चली कि पूरे देश में होना चाहिए। बिहार से थोड़ी दूर आपको लेकर चलूंगा, असम में, वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों की जनगणना होनी चाहिए। तो इस विषय में आप क्या कहते हैं? नहीं, बिहार में हिंदू मुसलमान दोनों की हुई, जनगणना होगी तो सबकी होगी ना। जनगणना भारत के संविधान में लिखा हुआ है सबका होगा। जैसे सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास, वैसे सबकी जनगणना। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में भी बिरादरी होती है। तो मंडल कमीशन में शेख, सैयद, मुग़ल, पठान को छोड़कर सारी जाति पिछड़ी जाति में, वहाँ दलित नहीं है। काम के हिसाब से भी दलित में, जैसे जिसने धर्म बदला वो दलित में नहीं जा सकते। तो आसाम के जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो उनके कहने का यही मतलब, उनका ध्येय यही है कि जो असमिया मुस्लिम हैं और जो बांग्लादेश से आए हुए मुस्लिम हैं या बांग्ला भाषी मुस्लिम हैं, उनकी गणना होनी चाहिए कि जो असम के रहने वाले हैं और जो बाहर से आए उनकी गणना की बात कर रहे हैं वो। लेकिन जनगणना तो 25 में होगी तो सबकी हो जाएगी, और उसमें जाति भी अगर पूछा जाएगा। अब बिहार में जातिगत जनगणना हुआ तो बीजेपी ने भी साथ दिया, हमने कहाँ विरोध किया था उसका, हमने तो कैबिनेट में मैं भी था, उसका समर्थन किया था। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि सर, भारत टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के मामले में बांग्लादेश और वियतनाम से पीछे है। तो सर, क्योंकि आप टेक्सटाइल मंत्री रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण क्या है सर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं 2004 में जो लास्ट जो चेयर थी मेरी भारत सरकार में, वो कपड़ा मंत्री, टेक्सटाइल मिनिस्टर के नाते ही थी। तब हम बहुत आगे थे, लेकिन 4 से 14 के बीच में 10 साल में जो मौका था, कोटा सिस्टम ख़त्म हो रहा था, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री को ज़्यादा दिया गया, जिसमें वियतनाम और इन लोगों को अमेरिका से जैसे जीन्स का पैंट बनाते हैं, शर्ट बनाते हैं, तो वो लोग थर्ड वर्ल्ड से, उससे गरीब देशों से ले रहे थे, पहले भारत से भी ले रहे थे। तो कोटा सिस्टम 2004 में समाप्त हो गया। तभी मैंने कहा था कि एक पॉलिसी बननी चाहिए कि हम बांग्लादेश और जो वियतनाम है और इंडोनेशिया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी,
बीच में तो वो भी काफ़ी टेक्सटाइल में काम करने लगा था, लेकिन यूपीए गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। जो शर्ट आप लोगों ने पहना हुआ है ये भी बांग्लादेश से बन के आ रहा है, कंपनी इंडियन है, बन वहाँ रहा है। और मैं टेक्सटाइल मंत्री जब मैं उद्योग मंत्री बिहार का बना तो मैंने एक बयान दिया कि मैं बांग्लादेश से कम्पीट करूँगा बिहार को। तो मुझे सुशील मोदी जी का फ़ोन आया कि शाहनवाज जी आप सीरियस बयान देते हैं, क्या बयान दे रहे हैं, भारत तो मुकाबला कर नहीं रहा है, आप कैसे मुकाबला कीजिएगा। मैंने कहा मैं ऐसी टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी बनाऊंगा कि जो बंगाल में जो काम कर रहे हैं लोग, उससे ज़्यादा टेक्सटाइल के वर्कर बिहार के हैं। क्या आपको मालूम है 67% टेक्सटाइल वर्कर चाहे त्रिपुर हो या सूरत हो या भिवंडी हो या दिल्ली का नारायणा हो, सब जगह बिहारी हैं। तो हमने टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी ऐसी बनाई कि जिसमें बिहार में लोग काम करने आएंगे। अगर मैं 1 साल और उद्योग मंत्री रहा होता तो बांग्लादेश वालों को शाहनवाज हुसैन से डर लगता, क्योंकि मैं वो पूरी इंडस्ट्री उठा के बिहार में लाता। एक बार नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते क्योंकि समुंदर दूर है। मैंने नीतीश जी को कहा सर मैंने एक प्लान बनाया है, मैं समुंदर बिहार तक ला सकता हूँ। उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ला सकता हूँ सर। तो मैंने टेक्सटाइल पॉलिसी में डाल दिया फ्रेट सब्सिडी, यानी कलकत्ता तक जो आप सामान ले जाएंगे उसका किराया बिहार सरकार देगी। तो समुंदर नज़दीक आ गया। जो अभी उद्योग मंत्री बिहार के डिंग हाँक रहे हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी हमने ना बनाई होती तो एक जगह भी वो लेदर का काम भी नहीं होता। वो सब हम लोगों ने किया वो टेक्सटाइल पॉलिसी, क्योंकि बिहारी लेबर जो है, मैं कोई बांग्लादेशियों का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन बिहारी का हुनर और दिमाग दोनों तेज़ होता है। वो टेक्सटाइल का ज़्यादा अच्छा वर्कर है। वो अगर बिहार की जो टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी है जिसमें हमने कहा कि हम शेड बना के देंगे, आप मशीन लगाइए। बांग्लादेश में क्या हुआ है, वो शेड बना लेते हैं, इंडियन कंपनी जाती है 10,000 मशीन लगा लेती है। अब बिहार में भी हम मशीन लगा देते, 10,000 20,000 वर्कर आते और वहीं से शर्ट बनता और जितने ये बड़ी बड़ी इंडियन कंपनी है इनको मिलता। तो टेक्सटाइल में भारत पिछड़ रहा है क्योंकि बिहार पिछड़ रहा है। बांग्लादेश को आज भी चुनौती कोई दे सकता है तो बिहारी दे सकते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट में या यूं कहा जाए कि मोदी गवर्नमेंट में आप एक शीर्ष नेता है और आपका अच्छा खासा तजुर्बा अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी रहा है। तो आप दोनों गवर्नमेंट और दोनों सरकार और दोनों जो शीर्ष नेता है अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी, दोनों की कार्यशैली में आप क्या फ़र्क देखते हैं और दोनों की चुनाव लड़ने और जीतने की क्षमता में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, पिता पुत्र की शैली में क्या अंतर देखा जा सकता है। जो अंदाज होता है पिता का, तो अटल जी तो पिता तुल्य थे मोदी जी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए। तो वो एक अपने अंदाज में काम करते थे और मोदी जी का अपना अंदाज है। तो जो पहले जो ट्रेन चलती थी उस ज़माने में तो शताब्दी राजधानी अच्छी लगती थी, सबसे अच्छी ट्रेन थी। अब वंदे भारत भी चलती है, तो आप तुलना कीजिए कि वंदे भारत अच्छी कि शताब्दी अच्छी। भाई आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ये बुलेट ट्रेन भी आएगी मोदी जी के टाइम में। तो उस वक्त में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया रोड के सेक्टर में, रेल के सेक्टर में। आज इन्होंने बेहतरीन काम कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर इनका नाम हो रहा है। शाहनवाज जी, आप उद्योग मंत्री रहे हैं, बिहार के बड़े नेता भी रहे हैं बिहार में, लेकिन बीते दिनों हमने देखा कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लेकर कई तरह की खबरें आई, कई तरह के विवाद हुए। ऐसा कितना समय लग सकता है बिहार में कि जो बिहार के जो मजदूर हैं उनको जो काम है वो बिहार में यानी उनके ही राज्य में मिलना शुरू हो जाए? ये कब तक हो सकता है? आपने अभी कहा कि आप बांग्लादेश को चुनौती दे सकते थे अगर आप 1 साल और मंत्री रहते। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, कब तक ये संभावना है? देखिए, अगर डबल इंजन की सरकार बिहार में होती और केंद्र का पूरा सपोर्ट तो रहता ही था, तो सिर्फ टेक्सटाइल, बिहार का मूल मंत्र टेक्सटाइल, अगर टेक्सटाइल पॉलिसी, लेदर पॉलिसी बन गई, यही बांग्लादेश को चुनौती दे सकता था। और जो मज़दूर हैं, जितने मज़दूर बिहार से बाहर काम करते हैं वो ज़्यादातर टेक्सटाइल वर्कर हैं, तो उनको यहीं काम मिल जाता। दूसरा, उद्योगपति का पलायन करवाता मैं बिहार। मज़दूर के पलायन की जगह उद्योगपति आते, यहाँ मकान लेते, काम करवाते, यहाँ से पैकेजिंग कराते और कलकत्ता पोर्ट से भेजते।
और उसके अंदर ये भी ऐड हो जाता कि मैंने भी नीतीश कुमार जी से कहा था, मैं यहाँ जो तक न्यूज़ है और बिहार तक के ज़रिए नीतीश जी से अपील करना चाहता हूँ, बिना सरकार में रहे मेरी एक बात मान लीजिए आप कि जो बिहार में कंज्यूमर बहुत, हम 14 करोड़ बिहारी हैं और वहाँ बनता कुछ नहीं, हम कंज्यूमर बन गए। यानी हमारे यहाँ जो चीज़ बनता है, जैसे हमारे यहाँ पत्थर लगता है, टाइल लगता है, हमारे यहाँ प्लाईवुड लगता है, हमारे यहाँ सीमेंट लगता है, हमारे यहाँ लोहा लगता है, तो कंज्यूमर तो हम 14 करोड़ एक देश के बराबर हैं, यूरोप के कई देश से बड़े हैं। अगर उसमें ये कर दें कि जो यहाँ बनाएगा उसको प्रायोरिटी देंगे सरकारी खरीद में, ये मैंने सुझाव दिया था, उनके अधिकारी ने मान भी लिया था। मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी को बताया था हवाई जहाज़ में, इन्वेस्टर मीट के बाद हमने सबको बताया कि आप इसको कर दीजिए, तो सब लोग फैक्ट्री वहीं लगाते, लेकिन सब कुछ बाहर बनता है। जैसे गुजरात में टाइल बनता है, मोरबी में चाइना से आता था, अब चाइना एक्सपोर्ट होता है मोरबी से। तो अगर बिहार में टाइल की फैक्ट्री लगती तो बिहारी कंज्यूम करते, और बिहारी की आबादी 14 करोड़ नहीं है, पूरा नेपाल, पूरा भूटान, पूरा पश्चिम बंगाल, मतलब उत्तर बंगाल का जो इलाका है वहाँ पे तो दीदी का ध्यान भी नहीं है, बीजेपी को वोट ज़्यादा मिलता है। मुझे तो कई बंगाल वाले इंडस्ट्रिस्ट कह रहे थे कि थोड़े दिन आप रह जाइए, हम सबको ले आएंगे। अब बिस्किट बनता है तो बिस्किट वाले वहीं बिस्किट बना रहे हैं, पेप्सी वाले वहीं पेप्सी बना रहे हैं, कोको कोला वाले वहीं अब कोको कोला बनाने वाले हैं। सबसे मैंने बात कर रखी है, मैंने तो इतने लोगों से बात कर रखी है कि ये उद्योग मंत्री जो अभी वर्तमान है, अगर ये सिर्फ जिनसे मैंने बात कर रखी है उनको बुला के ले आए तो नारियल फोड़ते फोड़ते हाथ में दर्द हो जाएगा। लेकिन लालटेन वाले हैं, जब लोग सुनते हैं कि आरजेडी का उद्योग मंत्री है तो वही दौड़ याद आता है कि कार खींच के ले जाएगा। तो दिक्कत तो ये, बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनी, कमल के फूल का मुख्यमंत्री हुआ, तो मैं गारंटी से आज जिम्मेदारी से कहता हूँ 5 साल के अंदर एक भी बिहारी बाहर काम नहीं करेगा, सब अपनी सरजमी में लौटेगा, वहीं उद्योग लगेगा और हम लगा के उसको दिखाएंगे। सर, अब एक सवाल आपकी निजी जिंदगी से भी जुड़ा पूछना चाहूंगी। हमने खबरों में कहीं पढ़ा कि आपने जब रेणु जी को प्रपोज किया तो उनके बर्थडे के मौके पर किया था, और ये बर्थडे के मौके पर आपने ग्रीटिंग कार्ड देकर उनको प्रपोज किया था। इसके बारे में इसके बारे में हम आपसे आपको ताज्जुब होगा, किसी आशिक ने ऐसा कार्ड नहीं दिया होगा। आर्चीज का तो सब देते हैं, आजकल तो टेडी बियर ला के देते हैं लोग, मॉडर्न ज़माने में के भी इश्क मालूम है मुझे। तो लेकिन मैंने उनको एक कलम दिया था, आर्चीज का कार्ड दिया था, पहला गिफ्ट वही था। तो कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, दोस्त तो थे, लेकिन बर्थडे पे फिर मैंने उनको एक ख़त लिखा था वो, और मैंने उनको लिखा 2-3 लाइन इंग्लिश में, और 2-3 दोस्तों को बैठाया, क्योंकि मेरी अंग्रेज़ी इतनी मजबूत नहीं थी, और उन्होंने मुझे लंबा ख़त लिखा, वो मेरे पास है अभी। और मैंने कहा यार इतना बड़ा ख़त है, अब इसका जवाब कैसे देना। तो मेरे एक कीनिया का दोस्त था मेरा, वो वहीं वो बैठा, सब दोस्तों ने मिला के ख़त लिखा ताकि वो इम्प्रेस हो जाए कि मुझे अंग्रेज़ी भी मेरी बड़ी अच्छी है। तो वो कार्ड दिया और उन्होंने उसको कबूल किया। शादी को लेकर हमने सुना है कि 9 साल आपको लग गए शादी का, पूरा आपके प्रेम प्रसंग शुरू होने से शादी तक। उसके बारे में उसके बीच क्या कुछ हुआ, अगर आप बता पाए। वो उनके घर के लोग उनको डराते रहते थे, कहाँ शादी कर रही है मुसलमान में, 4 ले आएगा और ये होगा वैसे होगा। और जब उनकी नौकरी हो गई तो बहुत लोग उनकी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हो गए, रिश्ते आने लगे। तो हर सैटरडे संडे उनको मंदिर में कोई ना कोई देखने आता था, रिश्ते आते थे, और हमारे लिए वो टेंशन का विषय होता था। मंडे हम लोग मिलते थे। तो उन्होंने हिम्मत की और तय किया कि घर के लोग तो मानेंगे नहीं, न मेरे न उनके। तो हमने कहा चला जाए, जिसको भागना कहते हैं, तो भाग के शादी कर ली। और अब रेनू है, मैं शाहनवाज़ हूँ, और दोनों मिलके
ज़िंदगी के काफ़ी साल साथ बिताए हैं और इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी साथ बिताएंगे। शाहनवाज जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया कि कैसे एक शिक्षक का बेटा बिहार से निकलकर राजनीति के फलक पर छा गया, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी आज भी जो एजुकेशनल उनका ड्रॉप आउट है वो सच्चर कमेटी से भी ज़्यादा बुरी हालत में वो आंकड़े पहुंच गए हैं, खासकर 2014 के बाद से। तो कैसे जो है मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशन ड्रॉप आउट को ये कम किया जाए? सरकार में आप हैं, केंद्र में बीजेपी की सरकार है 10 साल में, क्या कभी एजुकेशन मिनिस्टर से इससे रिलेटेड आपकी कोई बातचीत हुई? खासकर बिहार से आप आते हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुस्लिमों की जो एजुकेशन ड्रॉप आउट है बेहद बदतरार होती है। नहीं, ये देखिए, एक थी कांग्रेस, उसने किया था मुसलमानों को बनाया था अनपढ़, एक थी कांग्रेस जिसने मुसलमानों को बनाया गरीब, एक थी कांग्रेस जिसने मुसलमानों के वोट लिए, एक थी कांग्रेस जिसने मुसलमानों को तनाव में खड़ा किया। वो अब कांग्रेस नहीं है। और न सच्चर कमेटी क्या है, सच्चर कमेटी तो आईना है कि कांग्रेस ने हुकूमत किया और अपने दौरे इक़्तिदार में मुसलमानों की हालत ऐसी कर दी कि वो समाज में सबसे नीचे पैदान पे चले गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, बच्चे स्कूल हिंदू के गए तो मुसलमानों के भी गए, अब वो ड्रॉप आउट कम हुआ गया। फिर नरेंद्र मोदी जी आए तो इन्होंने शिक्षा सबके लिए बहुत सरल कर दी, तो आज उसका फ़ायदा हो रहा है। पहले कांग्रेस के दौर में 2004 से पहले मैं कहूँगा 10 साल में तो अटल जी की पॉलिसी चली, 4 के बाद अब मुसलमानों का शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, सोच का स्तर भी बढ़ रहा है, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आज मुस्लिम बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से यही अपील करता हूँ कि देखिए, तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, लेकिन ये भड़काऊ भाईजान को चाहोगे तो मुश्किल होगी। ये जो भड़काऊ भाईजान हैं, जैसे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी हैं, क्या आलीशान महल में रहते हैं, क्या बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं, क्या दरवाज़ा है, क्या शेरवानी है माशाअल्लाह, क्या सूरत शक्ल है, बैरिस्टर हैं, और जब बोलते हैं तो उनको तो कुछ नहीं होता, सुरक्षा कवच में रहते हैं। उनकी ज़बान से गांव में पंचायत में बैठे हुए मुसलमान को दिक्कत होती है। उनकी बातों में ना आए, कांग्रेस के बातों में ना आए, मोदी जी के साथ चलें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा। हम भारत के मुसलमानों को भारत का इज़्ज़तदार शहरी मानते हैं। इस मुल्क पर जितना हक हिंदू का है उतना ही हक भारत के संविधान ने मुसलमान का दिया। मुसलमान का तो कुछ ज़्यादा भी दिया, आर्टिकल 30 में कॉलेज खोलने का, स्कूल खोलने का हक दिया है। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, मैंने 2000 में पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी कहा और बिहार तक से बात करते हुए भी कहा था कि भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। ये मुसलमानों के लिए गोल्डन पीरियड है, इसका फ़ायदा उठाइए, स्कूल जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। और कंपनी मोदी जी ने इंटरव्यू ख़त्म कर दिया है, अब कोई आपका नाम अब्दुल जान के आपको पीछे नहीं कर देगा। अब इंटरव्यू कम होते हैं। अब अगर आप टैलेंटेड हैं तो IIT में आएंगे, IIM में आएंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे। तो कम्पिटिटिव दौर है। जब ईमानदार सरकार होगी तो किसी से भेदभाव नहीं होगा। तो मुसलमानों के लिए ये गोल्डन पीरियड है। अब चौक चौराहे पे जो बच्चे खड़े होकर कैरम बोर्ड खेलते थे और ताश, वो नहीं खिलवाना है, उनको किताबों से जोड़िए। अगर वो तालीम से जुड़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोकेगी नहीं। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ज्ञान वापी पर आपका क्या राय है और काशी और मथुरा में बीजेपी का क्या एजेंडा है? देखिए, ज्ञान वापी पे तो अदालत में मामला है, उनको राय देनी है। मथुरा पे भी अदालत में राय देनी है और मैं अदालत से ऊपर नहीं हूँ। मेरी तो अयोध्या पे राय है कि राम मंदिर बन गया है, सबके हैं राम, इसलिए सबको जैसे खुशी में त्यौहार में शामिल होते हैं, ईद की बधाई देते हैं, दिवाली की देते हैं, होली की देते हैं, उसी तरह अगर हिंदू समाज में खुशी की लहर है तो मुस्लिम भाइयों को उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। और जो मामला अदालत में है वो हल हो जाएगा जब अदालत हल करेगी। उनका कहना है कि आपको जब से देख रहे हैं आप ऐसे ही हैं, मतलब राजनीति में अनिल कपूर जैसे हो गए हैं कि उम्र बढ़ नहीं रही बल्कि कम ही हो रही है। तो इसका राज क्या है? कोई खास डाइट प्लान, एक्सरसाइज, कोई खास च्यवनप्राश? ये सही है
कि मेरी पुरानी तस्वीर से नई तस्वीर अच्छी लगती है, ये खुदा का करम है। और मैंने ज़िंदगी में कभी शराब, बियर, खैनी, गुटखा, पान छुआ नहीं है, और मैंने चाय भी छोड़ दी है। जब मैं आज आपके यहाँ आया तो चाय भी मैंने मना कर दिया। मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ। हाँ, पहले मेरा जो बुरा सोचता था मैं उसको छोड़ देता था, जो मुझे छेड़ता था मैं उसे छोड़ देता था। अब थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, छेड़ने वाले को छोड़ते नहीं और जो बुरा सोचता है उसे माफ़ कर देते। कोई दिनचर्या में ये सही है कि खान पान में नियंत्रण रहता है। नेताओं को तो फ्री का खाना भी बहुत मिलता है, तब भी संयम से खाते हैं और कोशिश करते हैं कि जिम भी मैं जाता हूँ, कभी नहीं जाता। आजकल तो फैशन है डोले शोले दिखाने का, लेकिन मैं कुर्ता पजामा पहनता हूँ, टी शर्ट पहनता नहीं, तो उतना जिम में कोशिश नहीं करता। लेकिन संयमित जीवन रहता है और खान पान में मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ शुरू से। कभी भी कितनी बड़ी दावत हो तो मैं एक रोटी से ज़्यादा उठाता नहीं। तो खान पान में संयम रखना चाहिए और बाकी चीज़ें तो खुश रहने की कोशिश करेंगे और दूसरों को भी खुशी रखेंगे। अगर दूसरों को भी खुशी देंगे तो ऐसे ही दिखेंगे। आपने टी शर्ट का जिक्र किया तो कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी पर सार्कास्टिक वे में कहा था, लेकिन अगर हम देखें तो फिट तो हैं। कम से कम इस बात को तो माना जाएगा कि एक 3,500 किलोमीटर की यात्रा करी है पैदल चलकर, अभी भी हाइब्रिड है। हम इसको राजनीति से थोड़ा सा दूर देखें तो एक फिटनेस का तो आयाम है कम से कम। देखिए, मैं पूरी तरह नहीं जानता वो क्या खाते हैं और क्या पीते हैं और क्या लेते हैं, ये मैं नहीं जानता, इसलिए मैं कोई टिप्पणी उस पर नहीं कर सकता। वो आजकल प्रोटीन भी लेते हैं। मैं जिम में जाता था मात्रा में, तो कई लोगों के बड़े बने होते थे ये ढोले शोले, और कई लोग दिखाते भी हैं, ख़ासकर जो यंग लोग होते हैं लड़कियों के सामने जाके कि मैं टी शर्ट में हूँ और बड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ। तो मैं उनसे पूछता था ये कैसे बनता है, हम भी जिम कर रहे हैं। तो वो कह रहे थे हम प्रोटीन शेक पी रहे हैं। तो कई लोग प्रोटीन शेक भी लेते हैं, और अब ये भी कहा गया है कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, कई लोग ये भी कहते हैं। जहाँ तक तो उनके फिटनेस का लेवल है, कई बार मैंने उनको वहाँ जिम करते देखा, फिट हैं वो, अच्छे हैं। निजी ज़िंदगी में मुझे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी, और फिटनेस का लेवल रहना चाहिए। पदयात्रा वो कर रहे हैं और चर्चा करके कर रहे हैं। हम लोग तो रोज़ पदयात्रा कर रहे हैं, 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर चल ही जाते हैं। इस दरवाजे जाना वो प्लानिंग करके करते हैं तो चर्चा हो जाती है। लेकिन कोई बीजेपी का नेता है जो डेली 10-20 किलोमीटर न चल रहा हो, लेकिन वो हल्ला करके चल रहे हैं तो चर्चा हो रही है। लेकिन उनका फिटनेस लेवल अच्छा है। जी, एक बात आपने कही थी, क्या कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी ने आपको फ़ोन करके कहा था कि आप तो सीरियस बयान देते हैं, तो मैं सीरियसली आपसे पूछूंगा कि क्या लगता है आपको 2024 के लिए कि कितनी सीटें आएंगी? सीरियसली पूछ रहा हूँ, और आप भी जवाब जो है सीरियस देते हैं। मैंने तो अभी तक सारे जवाब आपको सीरियस दिए हैं। और मैं एक बार योगा शिविर में गया था तो वो कह रहे थे ज़ोर से हंसो, तो कोई हंस नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा सीरियस हो के हंसो, मतलब सीरियसली लो इस बात को। तो हमने कहा सीरियस होंगे तो हंसेंगे कैसे। लेकिन मैं सब बात सीरियस हो के ही कहता हूँ। इतना 2024 में एक चीज़ तय है, जिस तरह सूरज का उगना तय है, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कोई कांग्रेसी भी हो तो उसको पकड़ के मंदिर में ले जाइए, ना भी जाना चाहे तो, और कसम खिलवाइए, वो भी कहेगा आएंगे तो मोदी ही, जीतेंगे तो मोदी ही। सीट का सवाल है, हमने 272 मांगा, जनता ने 275 दे दिया। हमने मिशन 300 कहा, जनता ने बढ़ा के 303 दे दिया। अब हम लोग कह रहे हैं दिल खोल कर दीजिए, तो मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्ड भी टूटेगा और उससे बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी। इतना मैं सीरियस होकर आपको कहा है। आप कह रहे हैं 300 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, ये कितनी होंगी? ये 300
बेंचमार्क तो बताया ना हमने, 75 से 303 गए एक बार में, 28 सीट बढ़े। इस बार में अगर पहला एवरेज है, पहले स्टेप में 28 है, जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। और चंद्रयान पे चंदा मामा पे झंडा पहुंचाने के बाद और अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के बाद और देश को इतनी बड़ी इकोनॉमी बनाने के बाद जनता कौन ऐसा है जो मोदी जी को वोट नहीं देगा। मुझे तो अब आदमी तलाशना पड़ता है, पूछना पड़ता है क्यों वोट नहीं देंगे मोदी जी को, कोई हमें बता दे। नहीं, साउथ में तो वोट नहीं पड़ता है, इसका हमने एग्जांपल जो है कर्नाटक और विधानसभा में देखा, इस बार लोकसभा में साउथ में भी वोट पड़ेगा। अभी मोदी जी गए थे, आपने देखा कितनी भीड़ थी, हमने तो आप ही के न्यूज़ तक पे देखा, अपार भीड़ थी, समुद्र किनारे भी लोग खड़े थे। आप अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छे कुक हैं, क्या मैं सही हूँ? मैं कुक अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं हॉस्टल में बना लेता था खाना, तो मैं वो ये काम मैंने, ये दुष्प्रचार है कि मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, मैं खाता अच्छे से हूँ। ऐसा लग रहा है कि इसलिए क्या कह दिया आपने कि वेलकमिंग नहीं करनी पड़ जाए कल को, क्या नहीं, मेरी मिसेस बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती है। आप कभी मेरे घर आएंगे तो मैं उनके हाथों से खिलवाऊंगा। हम जब खाना बनाते हैं तो तमाम चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। क्या लगता है कि केवल राम लहर पर ही ये चुनाव होगा, या तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बीजेपी लाभार्थी वाली स्कीम है या तमाम और योजना हैं, उनके सहारे जाकर ही जो आप बराबर ये कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा वोट प्रतिशत वो आपको चाहिए? ये तो मिनिमम बेंचमार्क है 50%। सीरियस होके कह रहे, कोरोना का टीका दे मोदी, बूस्टर लगाए मोदी, 5 किलो अनाज दे मोदी, पक्का मकान दे मोदी, उज्ज्वला स्कीम दे मोदी, 6000 अकाउंट में डाले मोदी, अब वोट लेगा कोई और? जो गरीबों के काम आए हैं वो मोदी के काम आएंगे, तो वोट तो मिलेगा ही। लेकिन इस बात को भी तो सीरियस लेना चाहिए ना कि इंडिया ब्लॉक के पास जो अब वोट आएगा, कहाँ से वोट आएगा? नहीं मतलब जो अब वो जिस तरीके से अलायंस है, अलाई पार्टनर जब साथ में आ जाएंगे तो वोट जब एक तरफ भी तो पड़ेगा ना। कुछ नहीं पड़ेगा, राजनीति में 1-1-2 नहीं होता है, राजनीति अलग तरह से चलती है। मिल गए थे कई लोग, बहन जी मिल गई थी, और ये साइकिल वाले जो भाई साहब हैं अखिलेश जी, नीतीश जी के कैबिनेट में रहा हूँ ना, नाम में कई बार दिक्कत होती है भूलने, तो वो क्या हुआ था, आपके न्यूज़ तक पे भी कई चैनल पे भी चल रहा था, 2 मिल गए, इनका वोट इतना है, तो क्या होगा था, कितनी सीट जीत गए, दोनों मिल के जीत गए क्या ज़्यादा? अखिलेश जी मायावती जी से समझौता करके भी 5 ही जीते थे परिवार का बस। 2004 के आसपास जो इंडिया शाइनिंग का दौर था, क्या वो दौर अभी भी चल रहा है? क्योंकि उस दौर में भी बीजेपी सरकार में थी और इंडिया शाइनिंग के नारे बहुत जोर शोर से लगे थे और कल्पना नहीं थी कि जनादेश कुछ इस तरह का होगा। तो क्या वो इंडिया शाइनिंग अभी भी कर रहा है? इंडिया शाइनिंग कोई बुरी चीज़ नहीं थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने गांव में प्रधानमंत्री सड़क बना दिया था, सड़कों में जाल बिछा दिया था, भारत को एटम ताकत बना दिया था, इंडिया शाइन कर रहा था। हमें वोट नहीं मिला अलग बात है, आज तो उससे बहुत आगे हम लोग निकल गए। अटल जी तो ने नींव बनाई थी, आज तो मल्टी स्टोरी बना दी हमने। शायद इसीलिए चुनाव से पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी। नहीं, चुनाव से पहले नहीं, राम जी टेंट में थे और उसका गर्भगृह बन गया था, इसलिए उनको वहाँ पहुँचा दिया गया, तो सही मुहूर्त निकला था, उस मुहूर्त में पहुँच गए वहाँ वो। इसका चुनाव को देखकर नहीं है, हमारे विरोधी को इसमें चुनाव दिखता है, लेकिन हम लोग इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं, ये बहुत पुराना सपना था, 500 साल पुराना सपना था जो पूरा हुआ। अच्छा, एक सवाल और, इस समय राम मंदिर बनने के बाद देश में राम लहर है या मोदी लहर है? ये देखिए,
राम जी लहर कोई नहीं, हाँ मैं क्योंकि आपने मोदी वेव 1 और मोदी वेव 2 ये दो फ्रेजेस आपने खुद ही बताए थे जब आप शुरुआत में मोदी वेव 3 भी है। तो राम लहर तो जब से दुनिया है तब से है। उसको आप चुनाव में कहीं राम जी खड़े होते हैं क्या? ये चुनाव में तो मोदी जी खड़े होंगे ना। पार्टी तो चुनाव राम जी से ही खड़ी हुई है साहब। वो तो लोग कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये बीजेपी ने थोड़ी कहा, ये मोदी जी ने थोड़ी कहा। लोग गा रहे हैं जहां जा रहे हैं। मैं तो 2 से बढ़ने वाली पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो 2 से बड़ी पार्टी रथ यात्रा के बाद से, तो उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हमारी पार्टी के बढ़ने में ये सही है कि राम मंदिर आंदोलन में हमारी प्रतिष्ठा लोगों के बीच में बहुत बढ़ी, हमारी लोकप्रियता भी बढ़ी, हम पर विश्वास भी बढ़ा। लेकिन एक ही कारण नहीं होता। हमने जो अच्छा काम किया, इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, चल रहे थे अकेले 20 नेता पीछे पीछे राजघाट पे, देखा था कि नहीं? एक भारतीय होने के नाते 56 इंच की छाती हो गई कि नहीं? तो हम लोगों ने करके दिखाया ना कि आज हमारे पास ऐसा नेता जो दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता है, दुनिया में जिसके नाम का डंका बजता है, वो मोदी। भारतीय जनता पार्टी में है तो इसमें हमारी पार्टी में है तो हम क्या करें? कांग्रेस के पास राहुल है, हमारे पास मोदी है, तो हम क्या करें? अपना अपना भाग्य है। एक सवाल चूंकि रजत हमेशा पूछता है और वो बड़ा अच्छा सवाल रहता है कि मोदी जी के बाद जो अगली जनरेशन है, क्योंकि जनरेशनल जो है काम जो है बीजेपी करती है, और तो अगली जनरेशन में क्या प्रधानमंत्री के तौर पर योगी जी की मांग जो है वो ज़्यादा होगी? अभी तो देखिए, अब ये कहिए कि आगे क्या होगा, तो वो तो अलग बात है। मैं तो आगे आने वाले बहुत साल तक मैं देखता हूँ कि महातिर मोहम्मद का भी रिकॉर्ड मोदी जी तोड़ देंगे। वो 93 में बने थे मलेशिया के प्रधानमंत्री। मोदी जी तो चाहेंगे भी तो जनता उनको छोड़ेगी नहीं, उनको देश का नेतृत्व करना ही पड़ेगा और वो करते रहेंगे, ऐसा यकीन है। दुआ करता हूँ कि उनको ऐसी सेहत मिले। आज भी इस एज में हम लोगों से ज़्यादा फिट हैं वो। हमें तो कभी बुखार हो जाता है, कल भी तबीयत नासाज हो गई थी, लेकिन मोदी जी पे इतनी दुआएं हैं लोगों की कि वो लंबे काल तक रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी तो है नहीं कि एक परिवार का कोई व्यक्ति बनेगा। यहाँ तो जो बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, जब मौका मिलेगा तो कोई बनेगा। मंच की परंपरा है और उस परंपरा में ये है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मंच पर, वो आप निर्मम होकर बता सकते हैं। नहीं, मेरी तो आदत है, मैं कहीं खाने पे भी जाता हूँ, अगर नमक न भी हो तो मैं अच्छा बोल के आता हूँ। हाँ, लेकिन सच में आपने जो है बहुत अच्छे सवाल किए हैं और कोई आपने लिहाज नहीं किया है। इंद्र मोहन जी ने ज़रूर कुछ सवाल में मेरे तेवर को थोड़ा गर्म किया, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप सबसे मुलाकात करके। जब भी आप मेरे मन में बहुत दिन से था, मैं बिहार तक पे तो बहुत आता था, लेकिन जो तक न्यूज़ OTT है, इस पर इतने लोगों के सवाल के बीच में जवाब दूं, तो मैंने कोशिश की है कि आपके सवालों को शर्मिंदा न करूं। और सीरियसली बताया? नहीं, सीरियसली हर बात को मैंने सीरियस तरीके से कहा है। बहुत सी बात छूट भी गई होगी। हमारा तो वो 3 घंटे वाला भी इंटरव्यू करेंगे तो मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। उसमें शायद वो वाली बात आ जाएगी जिसमें जो कीर्ति ने बात कही थी, कहे कि भैया की छोड़ दो कुछ बातें। चिट्ठी में क्या? आपके कार्ड का किस्सा? नहीं, शादी और कार्ड का जो किस्सा है वो प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो है, जब आप ऐसा सेशन रखेंगे, कुछ कपल्स को बुलाएंगे जिन्होंने मोहब्बत की हो, और कुछ तो माता पिता ही मोहब्बत करा देते हैं, शादी तय कर देते हैं। मान लीजिए इंद्र मोहन जी की शादी तय कर ली, तो शादी के बाद की मोहब्बत है उनकी, वो बताएंगे। उनकी मोहब्बत भी कम नहीं होगी, लेकिन हम लोगों ने तो खुद से मोहब्बत की है। तो उसमें बहुत सारी कहानियां हैं। जब पहली बार वो लोधी गार्डन में मिली थी तो उन्होंने मुझे कौन सी गाने सुनाए थे। वो कवित्री हैं, बहुत अच्छा लिखती भी हैं और बहुत अच्छा तरन्नुम से गाती भी हैं। तो कभी आपको अगर इतना इंटरेस्ट है तो कभी उनको बुलाकर भी आप पूछ सकते हैं। तो कुछ बातें मैंने बताई है, इसी से लीड लेकर
आप और विस्तार में उनसे जान सकते हैं। आप लोग अंताक्षरी में भी जा चुके हैं ना? नहीं, अंताक्षरी में नहीं गए हम लोग, क्योंकि वो घर में तो कभी कभी, आजकल तो लोग अंताक्षरी इसलिए भी खेलते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे डालें, कुछ व्यूज़ मिल जाए। कई पत्रकारों को भी देखा है, वो भी आजकल अंताक्षरी खेल रहे हैं, क्योंकि पहले फिल्म वाले फिक्र करते थे कि मेरा व्यूज़ कितना है और मैं क्या दिख रहा हूँ। आजकल तो पत्रकार लोग भी इंस्टा पे और सोशल मीडिया पे उतने ही एक्टिव होते हैं जितने नेता से भी ज़्यादा होते हैं। प्रोग्राम क्या करने वाले हैं ये भी बताते हैं। तो कभी ऐसा भी इंटरव्यू रखिए कि हम लोग भी आके आपसे इंटरव्यू करें। आज आप आए, आपने बेशकीमती इसलिए कहूँगा क्योंकि आप सीधे डायरेक्ट जो है वो अयोध्या जी से यहाँ आए हैं और सीधे पहले घर नहीं गए, सीधे यहाँ दफ्तर में हमसे बात करने के लिए आए हैं। उसके लिए खूब सारा धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तक न्यूज़ OTT के सारे दर्शकों को, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ज़्यादातर तो बिहार तक देखता हूँ, सुबह सुबह उठ के स्क्रॉल करता हूँ, चाय पीने से पहले बिहार तक देखता हूँ कि बिहार में क्या हुआ, उसके बाद न्यूज़ तक देखता हूँ। तो उनको भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप सही खबर देते हैं और डिटेल देते हैं। हम लोग न्यूज़ चैनल के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वहाँ बहुत चीज़ एडिट होता है। मुझे नहीं लगता कि आप कुछ एडिट करेंगे, क्योंकि एडिट करेंगे तो कुछ खुदा से जुदा हो जाता है। एक बिंदी भी ऊपर नीचे हो गई तो फिर लगता है कि जो हमने कहा वो आया नहीं। नहीं, बिल्कुल जो कहा है सीरियसली वही आएगा। सीरियसली लोग वही देखेंगे।